हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एचआर एजुकेशन अड्डा पर। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ रहे हैं पंचायती राज से संबंधित जितने भी टॉपिक हैं सभी के सभी टॉपिक हम डिटेल के अंदर कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपको ग्राम सचिव के अंदर सिलेक्शन चाहिए तो ये टॉपिक तो आपको हर एक क्वेश्चन यहाँ से क्लियर करके जाना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हमने पीछे जो ग्राम सचिव के एग्ज़ाम हुए थे वहाँ पर हमने देखा था कि इस सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे। तो दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लंबी भी रहेगी और थोड़ी सी कहीं कहीं पर कुछ जो क्वेश्चन है इसके मुश्किल भी रहेंगे दोस्तों, लेकिन आपको ये पढ़ के जाने पड़ेंगे, क्योंकि केवल आसान क्वेश्चन से ही हम एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर सकते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एक एक नंबर की बहुत ज़्यादा वैल्यू है, एक एक नंबर पे वेटिंग क्लियर होती है एचएसएससी की। तो दोस्तों, क्लास थोड़ी सी लंबी रहेगी, लेकिन आपको ये क्वेश्चन पढ़ के ही जाने पड़ेंगे अगर आपको ग्राम सचिव के अंदर सिलेक्शन चाहिए है तो। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे पंचायतों का इतिहास। तो देखिए दोस्तों, हरियाणा के अंदर प्राचीन काल से ही पंचायतों का महत्व महत्व रहा है, महाभारत काल से ही, प्राचीन काल से ही। और महाभारत काल के अंदर पंचायत व्यवस्था रही है दोस्तों। ऋग्वेद में भी सभा और समिति का उल्लेख स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में मिलता है। स्थानीय स्वशासन का मतलब क्या होता है दोस्तों? जैसे कि हम इंडिया के अंदर देखते हैं तो बड़े लेवल पर एक पीएम होता है जो कि पूरे देश का राजा होता है, और उससे छोटे लेवल पर आए दोस्तों तो मुख्यमंत्री होते हैं जो कि हर एक राज्य के अपने कर्ता धर्ता होते हैं। उसी प्रकार देखेंगे दोस्तों, महात्मा गांधी ने सोचा क्यों ना कोई ऐसी व्यवस्था की जाए जिसके के अंतर्गत जो छोटे छोटे गांव है वो भी अपना विकास खुद कर सके। तो छोटे छोटे गांव के अंदर सरपंच बना दिए जाते हैं और उनके अंदर भी पंच बना दिए जाते हैं। तो इससे क्या होता है दोस्तों, स्थानीय स्वशासन इसी को कहते हैं कि आसपास के जो लोग हैं उनका भी विकास हो सके। तो ऋग्वेद के अंदर भी सभा व समिति का उल्लेख स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में मिलता है। मौर्य काल, गुप्त काल, हर्ष काल, सल्तनत काल, मुगल काल, ब्रिटिश काल तक का कोई भी शासन व्यवस्था रही हो, पंचायतों का हमेशा से महत्व रहा है दोस्तों। तो ब्रिटिश काल के अंदर क्या हुआ था कि ग्राम पंचायतों को कानूनी रूप दिया गया था। ये पहले नहीं होती थी ग्राम पंचायतें, लेकिन ब्रिटिश काल के अंदर ही इनको कानूनी रूप दिया गया था। और भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपसे पूछे कि भारत के अंदर स्थानीय स्वशासन, मैंने समझा दिया आपको स्थानीय स्वशासन क्या होता है, का जनक पूछे तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनका जो कार्यकाल था 1880 से लेकर 1884 ईस्वी को माना जाता है। तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कौन है दोस्तों? लॉर्ड रिपन। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है। 1882 में लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव पारित किया था। ये भी पूछा जा सकता है कि लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन का प्रस्ताव कब पारित किया था? तो सन 1882 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा स्थानीय स्वशासन को हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया और इन संस्थाओं को विकास कार्यों की अनुमति दे दी गई। देखिए दोस्तों, ये स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत इन संस्थाओं को विकास कार्य की अनुमति दे दी गई। और किस अधिनियम के अंतर्गत इसको डाला गया? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। आप कॉपी पेन लेके बैठिए और जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको साथ के साथ लिखते चलिए। तो ये समझ में आ गया आपको। भारत में कौन था जनक स्थानीय स्वशासन का? तो लॉर्ड रिपन थे 1880 से 84। कब प्रस्ताव पारित किया उन्होंने? 1882 में। और कहाँ पर जगह मिली इस प्रस्ताव को? तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा इसको हस्तांतरित विषय में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये दो तीन क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। भारत में स्थानीय स्वशासन की पृष्ठभूमि, देखिए पृष्ठभूमि इसकी कैसे तैयार हुई। मैंने बताया था आपको कि गांधी जी ग्राम स्वराज्य के पक्षधर थे। गांधी जी मानते थे कि गांव का भी एक मुखिया होना चाहिए, उसके पास भी कुछ पावर होनी चाहिए, ताकि वो छोटे जो तबके हैं, गांव के जो छोटे छोटे घर हैं, जितने भी समाज है, उनका भी इक्वली विकास हो सके, पूरे गांव का डेवलपमेंट हो सके। तो अंततः क्या हुआ? संविधान सभा ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का प्रावधान करके राज्यों को इनका गठन करने की शक्ति प्रदान की है। अब ये देखिए दोस्तों, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो संविधान है दोस्तों, उसके अंदर ग्राम पंचायतों का गठन है वो किस अनुच्छेद के तहत होता है? तो अनुच्छेद 40 के तहत। लिख लो दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चांस है इसके पेपर के अंदर आने के। तो ग्राम पंचायतों के गठन का जो प्रावधान है दोस्तों, वो हमारे संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। और ये कहाँ पर आता है दोस्तों? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ये आता है।
उसके बाद देखेंगे स्वतंत्रता के बाद पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन हुआ, वह SK डे को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। स्वतंत्रता के पश्चात पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय का गठन हुआ और इसका अध्यक्ष SK डे को इस विभाग का अध्यक्ष बनाया गया। पहली बार अक्टूबर, इसको करेक्ट कर लो दोस्तों, ये 1952 होगा यहाँ पर। पहली बार 20 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ जो कि असफल रहा। कब हुआ? पहली बार 20 अक्टूबर 1950 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू हुआ जो कि असफल रहा। उसके बाद दोस्तों 2 अक्टूबर 1953 को राष्ट्रीय प्रसार सेवा कार्यक्रम शुरू हुआ, लेकिन वो भी असफल रहा। तो ये यहाँ पर क्या क्या याद रखना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसके पक्षधर कौन थे कि ग्राम पंचायत बननी चाहिए? महात्मा गांधी जी थे। कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का गठन की बात की गई है। और ये किसके अंतर्गत आता है? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। पहले जो पंचायती राज्य एवं सामुदायिक विभाग मंत्रालय का जो गठन हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? SK डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखने हैं। तो आइए अब चलते हैं दोस्तों पंचायती राज के बारे में डिटेल के अंदर पढ़ते हैं। देखिए, एक होती है सरकार, हमारी सरकार राज्य की। अगर सरकार की बात करें दोस्तों तो उसका हेड होता है हमारा मुख्यमंत्री। उसी प्रकार से देश की बात करें तो प्रधानमंत्री। उसी प्रकार ग्राम पंचायतें जो है वो भी स्थानीय सरकारें हैं। क्या है दोस्तों? ये स्थानीय सरकारें, और जिनका कि लोकतांत्रिक ढंग से चुनाव होता है। लोकतांत्रिक ढंग से, इसका क्या मतलब है दोस्तों? गाँव का जो सरपंच चुना जाता है, पंच चुना जाता है, इसका ये मतलब हो गया दोस्तों कि वो लोगों के द्वारा चुना जाता है। किसके द्वारा? लोगों के द्वारा चुना जाता है। स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास, देखिए दोस्तों, जो गांव का जो सामाजिक और आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा ग्रामीण समुदाय की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों की जरूरत होती है। किस लिए जरूरत होती है दोस्तों? अभी देखो, हमें कोई काम पड़ गया, हमारे गांव के अंदर किसी प्रकार की समस्या आ गई, तो दोस्तों हम गांव के अंदर ही जाकर सरपंच से डिस्कस कर सकते हैं, उस विषय में उसको बता सकते हैं। वो अगर चाहे तो हमारी समस्या का समाधान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम मनोहर लाल खट्टर के पास नहीं जा सकते डायरेक्ट से, और लोकेशन भी देखी जाती है। अब वो पता नहीं कहाँ बैठे हो, मान लो इस तरह का कोई प्रावधान भी हो तो इसमें कितना खर्चा आएगा, कितनी समय की बर्बादी होगी दोस्तों। तो इसीलिए क्या किया कि स्थानीय सामाजिक आर्थिक विकास को गति देने के लिए तथा ग्रामीण समुदाय की अलग अलग जरूरतों को पूरा करने के लिए ग्राम पंचायतों की जरूरत होती है। ग्राम साम्राज्य की धारणा महात्मा गांधी ने कल्पना की थी, ये याद रखना है। ग्राम स्वराज्य की जो धारणा है वो किसकी कल्पना थी? महात्मा गांधी की वो कल्पना थी। भारत में पंचायती राज की धारणा सामुदायिक भागीदारी तथा स्थानीय स्तर पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। तो ये देखना, भारत में पंचायती राज की जो धारणा है उसके अंदर क्या है कि सभी की भागीदारी हो, सामुदायिक भागीदारी हो तथा स्थानीय स्तर पर, देखिए जहाँ पर आप हो, जो आपका गांव है वहाँ पर सामूहिक रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया पर आधारित है। आप अपने गांव के सरपंच से मिलकर, पंच से मिलकर आप स्थानीय रूप से अपने गांव के लिए कानून बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, संविधान से भी ऊपर होकर वैसे कानून बना सकते हैं जैसा आप चाहते हैं। जैसे कि कोरोना काल चला हुआ है दोस्तों, कुछ गाँव के अंदर क्या है कि रोक लगा दी गई है बाहर के लोगों के एंट्री के लिए, तो वो क्या है, सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया है। कुछ गाँव के अंदर क्या होता है कि डीजे नहीं बजेगा। अब डीजे बजाना दोस्तों वैसे तो कोई अपराध नहीं है कानून के अंदर, लेकिन सामूहिक रूप से यह निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो ग्राम पंचायत के अंतर्गत दी हुई है। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत, कहाँ पर? अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और अनुच्छेद 243 के में पंचायतों को स्थान दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे कि पिछले पेपर में आपसे धाराएं जो पूछी गई थी ना ग्राम सचिव से संबंधित, वो सभी धाराएं भी इस क्लास के अंदर आपकी कवर हो जाएगी, आगे आती रहेंगी। तो भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 के अंतर्गत और अनुच्छेद 243 के में पंचायतों को स्थान दिया गया है। तो ध्यान रखना, ये पूछा जा सकता है आपसे, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का वर्णन है? तो 243 के अंदर भी है, और ग्राम सभा का गठन जो है दोस्तों अनुच्छेद 40 के अंतर्गत है। पहली पंचवर्षीय योजना में ग्राम पंचायतों को उच्च अधिकार संपन्न एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई। ये इंपॉर्टेंट है। देखिए, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी उसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों को क्या माना गया? उच्च अधिकार संपन्न एजेंसी के रूप में मान्यता दी गई। सर्वप्रथम
पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यहाँ पर इस क्लास के अंदर आपको सभी के सभी जो क्वेश्चन मिलेंगे वो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिलेंगे, बहुत ज़्यादा संभावना रहेंगी आपके एग्जाम के अंदर आने की। तो सबसे पहले पंचायती राज की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? बलवंत राय मेहता के द्वारा सन 1957 के अंदर। कब? 1957 के अंदर। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? पंचायती राज की शुरुआत हुई थी दोस्तों 1959, 1959 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डायरेक्ट ही पूछा जा सकता है। देखिए 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को न केवल संवैधानिक दर्जा दिया गया बल्कि उनमें महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आरक्षण दिया गया तथा अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिलवाने के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महिलाओं को और अनुसूचित जाति व पिछड़े वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दिलाने के लिए जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण दिया गया, वो कब दिया गया? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा दिया गया। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप खुद सोच सकते हो। अगर यहाँ से एक नंबर भी आपका बढ़ गया ना तो ये मान लो बहुत सारे बच्चों से आप आगे निकल जाओगे, लाखों बच्चों से आगे निकल जाओगे। HSSC के अंदर आपने जैसे कि देखा दोस्तों कि ओबीसी BCA की कट ऑफ जैसे कि 65 नंबर पे गई क्लर्क की, और 65 नंबर पे बच्चों को सिलेक्शन ले लिया। उसके बाद में कुछ बच्चे उन्होंने वेटिंग में डाल दिए, लेकिन जैसे ही वेटिंग टूटी तो वेटिंग भी 65 नंबर पे ही गई, 65 नंबर वाले ही वेटिंग में क्लियर किए गए। तो एक नंबर का देख लो दोस्तों कितना इंपॉर्टेंट योगदान है HSSC के अंदर। तो जितने मैं फैक्ट करवा रहा हूँ आपसे, ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि सर्वप्रथम पंचायती राज की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता ने 1957 के अंतर्गत। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? 1959 के अंदर हुई थी। तो ये सारे के सारे जितने भी फैक्ट है ना दोस्तों, याद रखने हैं आपको, बिल्कुल भी भूलना नहीं है, और आपका सिलेक्शन होगा दोस्तों 100%। उसके बाद मैंने बताया आपको आरक्षण कब दिया गया था ये महिलाओं को, अनुसूचित जाति को, तो 73वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा। HR यानी हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ 22 अप्रैल 1994 चौधरी भजनलाल के शासनकाल में। कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट पूछेंगे आपसे कि हरियाणा का पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ, तो ये डेट याद रखनी है 22 अप्रैल 1994 को। उस समय मुख्यमंत्री कौन थे? तो भजनलाल मुख्यमंत्री थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आपको अमूमन क्लास के अंदर देखने को नहीं मिलते। उसके बाद देखिए पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासन की इकाइयां बनाने के लिए संविधान की 11वीं अनुसूची में 29 विषयों को शामिल किया गया है जिन्हें राज्य विधानसभा पंचायती राज संस्थाओं को सौंप सकती है ताकि वे सामाजिक व आर्थिक न्याय की योजना बना सके। देखिए दोस्तों हमने पढ़ा है भारतीय संविधान के अंदर फिलहाल कितनी अनुसूचियां हैं? 12, जो कि पहले 8 या 9 8 होती थी, तो अभी 12 अनुसूचियां हैं। तो उसके अंदर दोस्तों जो 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पंचायती राज का जो वर्णन है वो कौन सी अनुसूची के अंतर्गत है? तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। उसके अंतर्गत कितने विषय आते हैं दोस्तों? तो 29 विषय जो है वो उसके अंतर्गत आते हैं संविधान की 11वीं अनुसूची के अंतर्गत, ताकि वे सामाजिक व आर्थिक न्याय की योजनाएं बना सके। 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में एक समान त्रिस्तरीय ढांचा, ग्राम पंचायत, खंड स्तर पर ब्लॉक समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद, 5 वर्ष के लिए समान वार्ड, प्रत्यक्ष चुनाव, स्वतंत्र चुनाव आयोग व पंचायती राज संस्थाओं के वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के लिए राज्य वित्तीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो ये राज्य वित्तीय आयोग का गठन भी किया गया है ताकि जैसे रुपयों की ज़रूरत पड़ती है तो ये उनको पूरी करती है दोस्तों। तो ये ध्यान रखना, ये त्रिस्तरीय है, कहीं पर द्विस्तरीय है, कहीं पर एक स्तरीय है। और पश्चिम बंगाल में देखेंगे तो 4 प्रकार की है ये, वो सभी हम आगे डिटेल में पढ़ते जाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों में माध्यमिक स्तर की पंचायत का प्रावधान नहीं है। क्या है? माध्यमिक स्तर की जो पंचायत है उसका प्रावधान नहीं है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। 73वें संविधान संशोधन 1992 को शब्द व भावना के अनुरूप लागू करने के लिए पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया। कब बनाया गया? 1994 के अंदर ये पंचायती राज अधिनियम बनाया गया। डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि पंचायती राज अधिनियम कब बनाया गया? 1994 के अंदर।
1995 के राजपत्र अधिसूचना द्वारा सौंपे 16 विभागों और 2000 से लेकर 2001 के निर्देशों के द्वारा दिए गए 12 विभागों के बावजूद पंचायती राज का सशक्तिकरण न होने के कारण हरियाणा सरकार 17 फरवरी 2006 को जारी किए गए गतिविधि मानचित्रण के द्वारा 10 विभागों के कार्य कार्मिक और फंड्स पंचायती राज संस्थाओं को देने का निर्णय लिया गया दोस्तों। तो 10 विभागों के जो कार्य दिए गए वो पंचायती राज संस्थाओं को दिए गए दोस्तों। हरियाणा सरकार के द्वारा कब दिए गए? 17 फरवरी 2006 को। देखिए सारा का सारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों आपको, जैसे कि ये 2001 से 2000 और ये 16 विभाग 12 विभाग, इस तरह की बातें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये ज़रूर याद रखना है आपको कि 17 फरवरी 2006 को 10 विभागों का कार्यकाल हरियाणा सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं को देने का निर्णय लिया था। उसके बाद देखेंगे देश में सबसे पहले पंचायती राज, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंडिया जीके के अंदर भी ये बहुत बार पूछा जा चुका है। तो देश में सबसे पहले पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। किसके द्वारा लागू किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लागू किया गया। कहाँ किया गया? राजस्थान के नागौर जिले के बगदरी गांव। तीनों चीज़ याद रखनी है, राजस्थान जिला कौन सा? नागौर जिला, और गांव कौन सा? बगदरी गांव। और ये डेट तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 1959 को। जबकि दूसरा पंचायती राज्य, ये भी पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, कब लागू हुआ? 11 अक्टूबर 1959 को आंध्र प्रदेश के अंदर लागू हुआ। और अंतिम राज्य जहाँ पर यह लागू हुआ था वो था दोस्तों मध्य प्रदेश। तो ये अंतिम राज्य भी आपको ध्यान रखना है। पंचायती सूचनाओं में शैक्षणिक योग्यता, पंचायती चुनाव में जब दोस्तों शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा बना? राजस्थान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहले क्या होता था कि अनपढ़ व्यक्ति भी सरपंची का चुनाव लड़ सकता था, लेकिन ये शैक्षणिक योग्यता जो लागू की गई सबसे प्रथम किस राज्य के अंदर लागू की गई? तो राजस्थान के अंदर सबसे पहले ये लागू की गई। पंचायत राज चुनाव में शिक्षा की शर्त लागू कब की गई? 7 सितंबर 2015 को। तो राज्य के कुल गांव, राज्य में कुल कितने गांव है हमारे हरियाणा में? तो वर्तमान 2011 के अनुसार 6841, और वर्तमान ग्राम पंचायत कितनी है दोस्तों? 6204 2011 के अनुसार। पंचायती राज में SC एंड ST को आरक्षण 83वें संविधान संशोधन 2000 में दिया गया। तो SC एंड ST को आरक्षण कब दिया गया दोस्तों? 83वें संविधान संशोधन 2000 के अंतर्गत दिया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछे SC एंड ST को आरक्षण कब दिया गया, तो 83वां संविधान संशोधन था और सन था 2000। हरियाणा में पंचायती चुनाव में उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता, देखिए हरियाणा के अंदर भी अब ये लागू कर दी गई है दोस्तों। शैक्षणिक योग्यता क्या कर दी गई? पुरुष तो है अगर चुनाव लड़ेगा तो 10वीं पास होना चाहिए, और महिला है तो वो 8वीं पास होनी चाहिए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि किसी को सरपंची का चुनाव लड़ना है, पंचायत चुनाव लड़ना है, तो पुरुष की योग्यता कितनी होनी चाहिए? कम से कम 10वीं पास, और महिला जो है वो कम से कम 8वीं पास होनी चाहिए। ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों की प्रारंभिक गतिविधियां, ये देखेंगे दोस्तों ग्राम पंचायत की प्रारंभिक गतिविधियां। सरपंच व ग्राम सचिव मिलकर ग्राम पंचायत की पहली बैठक निर्धारित कर सकते हैं। देखिए अब ग्राम सचिव से संबंधित क्वेश्चन आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर कौन कौन करते हैं? सरपंच और ग्राम सचिव मिलकर ग्राम पंचायत की पहली बैठक निर्धारित कर सकते हैं। तो ग्राम पंचायत की कोई भी बैठक होगी दोस्तों, तो कौन कौन निर्धारित करेंगे? सरपंच व ग्राम सचिव मिलकर। ग्राम के जो पंच होते हैं जिनको हम मेंबर भी कहते हैं, और सरपंच ग्राम सचिव से पंचायती राज की नियमावली प्राप्त कर सकते हैं। पंचायती राज के क्या क्या नियम हो सकते हैं दोस्तों, क्या क्या नियम होते हैं, तो उसके बारे में अगर जानना है किसी पंच को या सरपंच को, तो वो उसकी जो कॉपी ले सकते हैं वो कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? ग्राम सचिव से प्राप्त कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है दोस्तों, और बात ऐसी ऐसी है आपको याद हो जाएगी। देखिए सरपंच व ग्राम सचिव मिलकर ग्राम पंचायत की पहली बैठक का निर्धारण कर सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उनको रूल की कॉपी चाहिए, नियम की कॉपी चाहिए दोस्तों किसी पंच को या सरपंच को, तो वो किससे प्राप्त कर सकता है? ग्राम सचिव से प्राप्त कर सकता है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम पढ़ेंगे 1994। ये 1994 मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना है। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 1994 के अंतर्गत।
अधिनियम 1994 से पहले हरियाणा में पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952 को लागू किया गया था। तो दोस्तों देखिए, अधिनियम ये 1994 में हरियाणा का आया, लेकिन उससे पहले जो लागू था वो था पंजाब ग्राम पंचायत अधिनियम 1952। हरियाणा के लगभग जो लाज थे दोस्तों, जितने भी नियम वगैरह थे वो सारे पंजाब के थे पहले, क्योंकि क्या था कि पंजाब से ही तो हरियाणा अलग हुआ है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये पूछा जा सकता है कि इस पंचायती राज अधिनियम से पहले कौन सा लागू था, तो ये पंजाब का लागू था 1952 वाला। बाद में पंजाब अधिनियम पंचायत समिति एक्ट, देखिए ये ग्राम पंचायत का एक्ट था, ये पंचायत समिति एक्ट 1961 को लागू किया गया। कब लागू किया गया? 1961 को। अब देखिए ये दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, HSSC के बहुत ज़्यादा फेवरेट क्वेश्चन हैं। वो इसी तरह से पूछेंगे कि पंजाब अधिनियम पंचायत समिति एक्ट कब लागू किया गया? 1961 के अंतर्गत लागू किया गया। बाद में दोस्तों 1994 में उपरोक्त दोनों पंजाब एक्ट 1952 और 1961, जो कि हमने दोनों ऊपर पढ़े, को मिलकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 बनाया गया व लागू किया गया। तो इन दोनों को मिलाकर ही ये 1994 का अधिनियम बनाया गया। पहला चुनाव दोस्तों दिसंबर 1994 में हुआ। उस समय 16 जेडपी यानी दोस्तों जिला परिषद 16 जरी, देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डाटा वाला क्वेश्चन है। पहला चुनाव कब हुआ? दिसंबर 1994 में हुआ। उस समय 16 जिला परिषद होती थी, 110 पंचायत समिति थी और 5958 पंचायतें थी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। 1994 के अंदर जब हरियाणा अधिनियम के तहत पहली बार ग्राम पंचायतों में चुनाव हुए, तो उस समय 16 तो जिला परिषद थी, 110 पंचायत समिति थी और 5958 पंचायतें थी। इस तरह के बहुत फेवरेट क्वेश्चन होते हैं HSSC के। चार आयोग की कमेटी बनाई गई और उसके बाद 73वां संविधान संशोधन हुआ। कौन सी? बलवंत राय मेहता कमेटी, MM सिंधवी कमेटी, द सरकारिया कमीशन और VN गौडगिल कमेटी। ये चारों की चारों आपको याद रखनी है। 1 नंबर का सवाल है भाई, 1 नंबर के लिए हम रिस्क नहीं ले सकते। उसके बाद देखिए 7 सितंबर 1990 को लोकसभा में 73वां संविधान संशोधन आया। ये 73वां संविधान संशोधन क्यों पढ़ना जरूरी है? क्योंकि ये ग्राम पंचायत से संबंधित है, ग्राम सचिव के एग्जाम के लिए, इसलिए इसकी डेट भी याद होनी चाहिए। 7 सितंबर 1990 को लोकसभा भंग होने के कारण मामला 2 साल तक अटका रहा और अगली लोकसभा में 22 दिसंबर 1992 को प्रस्ताव पास हुआ। कब प्रस्ताव पास हुआ दोस्तों? 22 दिसंबर 1992 को ये प्रस्ताव पास हुआ। उसके बाद 24 अप्रैल 1993 से संविधान संशोधन प्रभाव में आया। कब प्रभाव में आया संविधान का संशोधन? 24 अप्रैल 1993 से और 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा में लागू किया गया, हरियाणा के अंदर लागू कर दिया गया 22 अप्रैल 1994 के। इस अधिनियम के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संविधान की 11वीं अनुसूची में वर्णित 29 विषयों से संबंधित अधिकार और कार्य ग्राम पंचायतों को सौंपे गए। तो ये डिटेल जो है दोस्तों वो आपको याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 24 अगस्त 1994 को हरियाणा पंचायती राज नियमावली 1994 की रचना की गई। नियमावली क्या होती है दोस्तों? जिसके अंदर की नियम लिखे जाते हैं, रूल लिखे जाते हैं कि किसको क्या कार्य करने हैं, किस कंडीशन में क्या सज़ा दी जाएगी। तो ये जो सभी नियम है ये कब लिखे गए? तो 24 अगस्त 1994 को। तो ये डेट भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद देखिए 16 फरवरी 1995 को हरियाणा पंचायती अधिनियम अधिसूचित किया गया। पूछा जा सकता है हरियाणा पंचायती अधिनियम अधिसूचित कब किया गया? 16 फरवरी 1995 को, याद रखना है आप सभी को। उसके बाद 14 अगस्त 1996 को हरियाणा पंचायती राज वित्त बजट लेखा अंकेक्षण कर कार्य नियमावली 1996 की रचना की गई। कौन सी नियमावली थी ये? हरियाणा पंचायती राज की वित्त बजट लेखा अंकेक्षण कर कार्य इनसे संबंधित नियमावली 1996, 14 अगस्त 1996 को इनकी रचना की गई। श्री दिलीप सिंह हरियाणा चुनाव आयोग के राज्य चुनाव आयुक्त है। हरियाणा के पहले चुनाव आयुक्त थे श्री JK दुग्गल। 14 जुलाई 1994 से
14 जुलाई 1999 तक रहे। हरियाणा चुनाव आयोग एक सदस्यीय है। हरियाणा चुनाव आयोग एक सदस्यीय है। तो ये चीज़ें भी आपको दोस्तों ध्यान रखनी है। ये पूछा जा सकता है कि हरियाणा के पहले चुनाव आयुक्त कौन थे, तो श्री जे.के. दुग्गल। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के प्रमुख प्रावधान। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए थे ग्राम सचिव के पेपर के अंतर्गत, मैं बताता हूँ। देखिए 3 स्तरीय प्रणाली है हरियाणा के अंतर्गत। अगर आपसे पूछे कि पहली स्तर की प्रणाली कौन सी है, तो ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। पहले स्तर की प्रणाली कौन सी है, ग्राम पंचायत। दूसरे स्तर की प्रणाली खंड स्तर पर पंचायत समिति। ये क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों HSSC के एग्जाम में कि हरियाणा में पंचायती राज के अंतर्गत द्वितीय स्तर पर कौन सी प्रणाली है, तो पंचायत समिति। और थर्ड नंबर पे जिला स्तर पर कौन सी समिति होती है, जिला परिषद। तो हरियाणा में 3 स्तरीय प्रणाली अपनाई गई है, ये भी ध्यान रखना है। कितने स्तर की प्रणाली है हरियाणा में, 3 स्तर की। देखिए चतुर्थ स्तरीय प्रणाली राज व्यवस्था वाला एकमात्र राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल। जो कि मैंने ऊपर भी बताया था कि 4 तरह की प्रणाली है, कौन से राज्य के अंतर्गत है, पश्चिम बंगाल के अंतर्गत एकमात्र ये ऐसा राज्य है। और कौन कौन सी है वो भी हम इस क्लास के एंड में पढ़ेंगे। अब देखिए दोस्तों, ग्राम पंचायत की स्थापना किस प्रकार से होती है, ग्राम पंचायत कब बनती है, कम से कम जो है वो क्या होना चाहिए इसके अंतर्गत, कम से कम 500 या अधिक जनसंख्या पर ग्राम पंचायत के गठन की व्यवस्था है। तो कम से कम कितने लोग होने चाहिए, 500 या फिर अधिक पर ही ग्राम पंचायत की व्यवस्था है। अब ये सारी चीज़ आपको नॉलेज मिलती रहेगी दोस्तों कि कम से कम 500 बंदे जो है उस गांव में होने चाहिए। और विशेष कारण देकर 500 से कम जनसंख्या पर भी ढील हो सकती है, पर कम से कम 6 व अधिक से अधिक 20 पंच व सरपंच ही बन सकते हैं। देखिए कम से कम 500 व्यक्ति तो होने ही चाहिए अगर ग्राम पंचायत का गठन करना हो, लेकिन कोई विशेष कारण है दोस्तों तो 500 से कम पर भी सरकार विचार कर सकती है। और क्या होता है ग्राम पंचायत के अंतर्गत कि कम से कम 6 व अधिक से अधिक 20 पंच व सरपंच बन सकते हैं। कितने, कम से कम 6 और अधिक से अधिक 20 पंच व सरपंच बन सकते हैं। तो ध्यान रखना है। पंचायत समिति की स्थापना कम से कम 10 और अधिक से अधिक 30 सदस्यों की संख्या हो सकती है। कितनी हो सकती है, कम से कम 10 होनी ही चाहिए और अधिक से अधिक 30 हो सकती है। उसी प्रकार जिला परिषद की स्थापना कम से कम 10 व अधिक से अधिक 30 सदस्य ही जो है इसके अंतर्गत हो सकते हैं। वार्ड बनाना, उसके बाद देखिए दोस्तों वार्ड कैसे बनते हैं, चुनाव के उद्देश्य के लिए। अभी हमने देखा होगा आपका वोट कौन से वार्ड में है, कोई कहता मेरा 1 नंबर वार्ड में है, हमारा 6 नंबर वार्ड में है। तो चुनाव के उद्देश्य के लिए ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 ही पढ़िए ना। हमारे हरियाणा में क्या है, त्रिस्तरीय है। तो परिषद क्षेत्र में अलग अलग वार्ड बना सकते हैं और उन्हीं वार्डों से क्या होता है कि अलग अलग वार्ड के वोट जो है वो डलते हैं वार्ड वाइज। अनुसूचित जातियों के सदस्यों के लिए जनसंख्या के अनुपात के आधार पर प्रतिनिधित्व देकर सीटों की संख्या निर्धारित की जाएगी। तो अनुसूचित जाति के जो भी सदस्य है वो जनसंख्या के आधार पर उनको सीट दी जाती है। और महिलाओं के लिए दोस्तों हरियाणा के अंदर क्या है कि 50% प्रतिनिधित्व महिलाओं का होगा, ये आपने देखा भी होगा। इसीलिए सबसे ज़्यादा जो है दोस्तों वो महिलाएं खड़ी होती है इलेक्शन के अंतर्गत। सरपंच अध्यक्ष तथा प्रधान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। महिलाओं का 50% से कम आरक्षण का प्रावधान नहीं है। पिछड़ा वर्ग को कितने प्रतिशत प्रतिनिधित्व मिलता है, तो ध्यान रखना 8% जो प्रतिनिधित्व मिलता है वो किसको मिलता है, पिछड़ा वर्ग को दिया जाता है। ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में हरियाणा विधानसभा में पंचायती राज संस्थाओं के लिए राइट टू रिकॉल, यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों, रिकॉल। आपने सुना होगा, ये चर्चा में रहा था काफ़ी। विधेयक सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद सदस्य हेतु करने वाला देश का प्रथम राज्य हरियाणा बना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि राइट टू रिकॉल, हम जो गांव का सरपंच है, ब्लॉक समिति का अध्यक्ष और जिला परिषद का अध्यक्ष है, हम उसको हटा सकते हैं। उसके लिए क्या होगा दोस्तों, 67% जो मेंबर है वो उसके खिलाफ में होने चाहिए और अविश्वास प्रस्ताव वो तब ला सकते हैं यदि 67% जो मेंबर है वो उसके खिलाफ है। और 1 साल बाद के 1 साल उसको पूरा होना चाहिए दोस्तों। तो 1 साल बाद ये अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। तो राइट टू रिकॉल करने वाला
कौन सा राज्य बना है सबसे पहले? तो हरियाणा राज्य सबसे पहले बना है। उसके बाद देखेंगे विधायकों व सांसदों का प्रतिनिधित्व। पंचायत समितियों में संबंधित विधायकों व जिला परिषदों में संबंधित सांसदों तथा विधायकों को पक्ष सदस्य के रूप में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। देखिए ये बेफालतू की बात है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर यहाँ से हमारा कोई क्वेश्चन बनता है दोस्तों तो वो जरूर से जरूर पढ़िए। पक्ष सदस्यों को अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, प्रधान व उप प्रधान के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव तथा उनके निर्वाचन को छोड़कर समस्त कार्यवाही में मत का अधिकार है। उसके बाद देखिए पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण। तो पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए आरक्षण, जिस गांव में पिछड़े वर्ग की 2% या उससे अधिक जनसंख्या हो, ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जिस गांव में पिछड़े वर्ग की 2% या उससे अधिक जनसंख्या हो, वहाँ पर पंच की, सरपंच की बात नहीं हो रही है, पंच की बात हो रही है, पंच की 1 सीट पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित होगी। तो डाटा याद रखना है कि जहाँ पर 2% जनसंख्या हो या उससे अधिक हो तो वहाँ पर 1 सीट जो है वो रिजर्व होगी पंच की, ओबीसी के लिए। पंचायती राज व्यवस्थाओं की अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष व भंग होने पर 6 महीने में चुनाव की व्यवस्था हो। देखिए ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका जो कार्यकाल होता है दोस्तों 5 वर्ष होता है, और ये क्वेश्चन तो पूछा भी जा चुका है कि ग्राम पंचायत अगर भंग हो गई है तो इलेक्शन जो है वो कितने महीनों के अंदर हो जाने चाहिए? तो अगले 6 महीनों के अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। उसके बाद देखिए दोस्तों हरियाणा पंचायती राज अधिनियम संशोधन 2015 में संशोधन हुआ। पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन किया गया। वह पात्रता व शर्तों के लिए उच्चतम न्यायालय थे, सुप्रीम कोर्ट से अनुमति ली गई। दोस्तों इसके अंदर संशोधन किया गया, और जैसे कि आप सभी को पता है कि अभी जो है वो क्या है, 10वीं पास तो पुरुष होना चाहिए और 8वीं पास महिला, अगर पंचायत का चुनाव लड़ना है तो। उसके बाद दोस्तों क्या होना चाहिए, कोई भी व्यक्ति जो पंचायत के चुनाव में खड़ा होना चाहता है उसके घर में शौचालय बना होना चाहिए, नहीं तो वह चुनाव नहीं लड़ेगा। सहकारी बैंक लोन का डिफाल्टर नहीं हो, किसी बैंक से लोन ले रखा है और उसका लोन अदा नहीं किया तो दोस्तों वो पंच या सरपंच नहीं बन सकता। बिजली बिल का डिफाल्टर नहीं होना चाहिए, बिजली का बिल भरा हुआ होना चाहिए दोस्तों उसने। 10 साल व उससे अधिक की सजा का प्रावधान वाले मामलों में चार्जशीट न हो। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, ध्यान रखना है, न हो, ठीक है। उसके बाद ग्राम सभा की बैठक, ग्राम सभा की बैठक देखते हैं हम, धारा 11 व नियम 5 के अंतर्गत आती है। अब ये धारा वाला क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि किस धारा के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक होती है? तो धारा 11 व नियम 5 के अंतर्गत जो है वो ग्राम सभा की बैठक होती है। और इसी तरह के प्रश्न दोस्तों ग्राम सचिव के एग्जाम में पूछे गए थे, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन धाराओं से, तो सभी की सभी जो धाराएं हैं वो क्लियर होती रहेगी। देखिए ग्राम सेवा क्षेत्र के सभी मतदाता जो है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। तो किसी भी गांव के अंदर जितने भी लोग उस गांव से रहने वाले हैं वो सभी के सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। सरपंच कभी भी या ग्राम पंचायत समिति के लिखित में देने या 1/10 ग्राम सभा के सदस्य लिखित सरपंच कभी भी या ग्राम पंचायत समिति के लिखित में देने पर विशेष ग्राम सभा की बैठक बुलानी पड़ेगी दोस्तों। तो सरपंच कभी भी बुला सकता है, या फिर ग्राम पंचायत समिति के लिखित में देने पर उसको ग्राम जो सरपंच है उसको बैठक बुलानी पड़ेगी, या फिर 1/10 ग्राम सभा के सदस्य लिखित सरपंच के पास देते हैं तो भी उसको ग्राम जो सभा है वो बुलानी पड़ेगी। और ये कौन बुलाता है? ग्राम सभा, सरपंच बुलाता है। और दोस्तों ग्राम सभा की 1 साल में 4 बैठक जो है वो बुलाना जरूरी होता है, और वो किसके द्वारा बुलाई जाती है? सरपंच के द्वारा। तो ध्यान रखना, ये पूछे कि ग्राम सभा की कितनी बैठक बुलाना जरूरी होती है 1 साल के अंतर्गत, तो 4 बैठक जरूरी होती है, और ये कौन बुलाता है? सरपंच बुलाता है। बैठक की तिथि सरपंच निर्धारित करेगा। बैठक कब होगी दोस्तों, उसकी तिथि कौन निर्धारित करेगा? सरपंच निर्धारित करेगा। वह उसमें बहुमत ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 होगा। और बहुमत किस चीज़ का होगा? ग्राम सभा के कुल सदस्यों का 1/10 होगा। बहुमत का मतलब दोस्तों ये कोरम ही हो गया कि कम से कम इतने लोग तो वहाँ पर उपस्थित होने ही चाहिए, 1/10 सदस्य। ग्राम सभा की बैठक का नोटिस
जिसमें समय लिखा हो, ग्राम सभा की बैठक का नोटिस देखिए दोस्तों, जिसके अंदर की समय लिखा हो, तिथि लिखी हो, स्थान लिखा हो, बैठक निपटाने जाए वाले, बैठक कहाँ पर बैठक होगी, निपटाए जाने वाले कार्यों का ब्यौरा होगा, उसको ग्राम पंचायत कार्यालय तथा सभा क्षेत्र में आसानी से दिखने वाले स्थानों पर चिपकाया जाएगा। तो क्या होगा, जब भी ग्राम सभा की बैठक होगी तो उसके अंदर जो भी कार्रवाई होनी है वो सभी एक पेज पर लिखकर तो अलग अलग जगह पर चिपकाई जाएगी, जहां पर लोग उसको देख सके। हालांकि ये होता नहीं है, लेकिन नियम यही है दोस्तों। ग्राम सभा की बैठक सरपंच की अध्यक्षता में होगी। अब पूछा जा सकता है कि ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो सरपंच जो होते हैं वो ग्राम सभा की बैठक के अध्यक्षों के होते हैं। वह सभी पंचों का जो मेंबर होते हैं, सभी पंचों का भाग लेना भी जरूरी है। ग्राम सभा की प्रत्येक बैठक में ये खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी या फिर समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी या फिर खंड विस्तार अधिकारी भाग लेगा। तो इनमें से एक बंदा दोस्तों जरूर से जरूर भाग लेगा होगा। आपने सुना होगा बीडीपीओ। बीडीपीओ मतलब बीड़ी नहीं पियो, बीडीपीओ वो केडी वाला एक गाना तो नहीं ध्यान में आ गया आपको, बीड़ी बीड़ी दे बीड़ी दे, तो ये वो बीड़ी नहीं है दोस्तों। बीडीपीओ का मतलब है ब्लॉक डेवलपमेंट एंड पंचायत ऑफिसर, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी या फिर समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी या फिर खंड विस्तार अधिकारी, इनमें से एक जना भाग लेगा। ग्राम सचिव क्या करेगा देखिए, तो ग्राम सचिव क्या करेगा, ग्राम सचिव ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही लिखेगा रजिस्टर के अंदर। कौन लिखेगा, ग्राम सभा के बैठक की कार्यवाही कौन लिखेगा, ग्राम सचिव। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके ये एग्जाम के दृष्टिकोण से। उसके बाद देखिए, ग्राम सभा की साधारण बैठक बुलाने के लिए ग्राम सभा के सदस्यों को कम से कम 15 दिन का नोटिस दिया जाएगा। तो 15 दिन पहले उनको बता देना पड़ेगा भाई इस समय पर ग्राम सभा की साधारण बैठक होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों, ग्राम सभा ग्राम पंचायत द्वारा पूरे किए गए कार्यों को जांचेगी। ग्राम सभा के अंदर क्या आ जाएंगे दोस्तों, सभी के सभी मेंबर आ जाएंगे, सरपंच और पंचों को मिलाकर। तो ग्राम पंचायत द्वारा पूरे किए गए सभी कार्यों को जांचेगी। सरपंच द्वारा लगातार 2 साधारण बैठकें बुलाए जाने में असफल रहने पर उसको पद से हटा हुआ समझा जाएगा, वह सरपंच का पद रिक्त हो जाएगा। तो दोस्तों 2 साधारण बैठक तो सरपंच को बुलाई ही जानी चाहिए, बुलानी पड़ेगी 2 साधारण बैठक। तो अगर वो ऐसा नहीं करता है दोस्तों तो उसे पद से हटा हुआ समझा जाएगा और सरपंच का पद जो है वो रिक्त हो जाएगा। जो पंच माने मेंबर, जो पंच ग्राम सभा में उपस्थित न हो सके उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने हेतु बीडीपीओ के माध्यम से संबंधित उपायुक्त व निदेशक, यानी कि ये जो डीसी वगैरह है, इस पंचायत को लिख जाना चाहिए। तो इसके बीडीपीओ के माध्यम से डीसी को लिखा जाएगा और जो भी पंच ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होगा दोस्तों उसके विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्यवाही की जाएगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, बीडीपीओ के माध्यम से लिखा जाएगा डीसी को। ग्राम पंचायत की बैठक, ये ग्राम पंचायत की जो बैठक है किस धारा के अंतर्गत होगी आपकी, ग्राम पंचायत की। देखिए दोस्तों ऊपर जो पढ़ा था हमने ग्राम सभा देखा था, अभी है ग्राम पंचायत की बैठक। तो धारा 13 नियम 6 तथा 9, ये याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के अंदर। देखिए दोस्तों मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, आपको फ्री के अंदर ये क्लास अवेलेबल करा रहा हूँ, दिन में रात में मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूं दोस्तों। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि पूरी की पूरी क्लास को देखिए और अपनी मेहनत कीजिए दोस्तों। बिल्कुल आसान क्वेश्चन के उस पर आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपको कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी याद रखने पड़ेंगे। तो ये याद रखना है, ग्राम पंचायत की बैठक कौन सी धारा के अंतर्गत है, धारा 3 नियम 6 तथा 9। ग्राम पंचायत की बैठक सरपंच द्वारा महीने में, देखिए ये ग्राम पंचायत की बात हो रही है, ऊपर ग्राम सभा था, तो ध्यान रखना महीने में कम से कम 2 बार सभा क्षेत्र में सार्वजनिक स्थान जैसे कि ग्राम सचिवालय पंचायत कार्यालय पर बुलाई जाएगी। सार्वजनिक स्थान पर बुलाई जाएगी दोस्तों, घर पर नहीं बुलाई जा सकती है। कितनी बार, कम से कम 2 बार महीने के अंदर, तो ये ध्यान रखना है। ग्राम पंचायत की बैठक में निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। ग्राम पंचायत की बैठक में जो निर्णय लिए जाएंगे दोस्तों वो पूर्ण बहुमत से लिए जाएंगे और मत बराबर होने की पर अध्यक्ष, ग्राम पंचायत का जो अध्यक्ष होता है उसको एक अतिरिक्त मताधिकार होगा। मतलब कि 5-5, जैसे कि
10 मेंबर है टोटल, 9 तो इसके अंदर पंच है और एक सरपंच है दोस्तों। तो यहाँ पर क्या हुआ कि निर्णय दिया, कोई निर्णय लेना है तो 5 वोट पक्ष में है और 5 विपक्ष में है। तो जो सरपंच है दोस्तों वो एक अतिरिक्त वोट आपका किसी भी तरफ डाल सकता है मत बराबर होने पर। ग्राम पंचायत की बैठक में बहुमत सरपंच सहित पंचों का होगा। तो बहुमत किसका होगा? सरपंच भी उनके अंदर ही होगा, सहित पंचों का होगा। ग्राम पंचायत की बैठक का एजेंडा सरपंच द्वारा, देखिए ग्राम पंचायत की बैठक का एजेंडा सरपंच द्वारा ग्राम सचिव से तैयार करवाया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ग्राम पंचायत की बैठक का एजेंडा कौन तैयार करेगा? ग्राम सचिव तैयार करेगा भाई। किसकी मदद से? सरपंच की तरफ से। तथा यह सभी पंचों की बैठक से कम 3 दिन पहले भेजा जाएगा। तो ये पंचायत की जो बैठक होगी दोस्तों उससे कम 3 दिन पहले ये भेजा जाएगा। प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक हाजिरी रजिस्टर रखना होगा जिसमें बैठक शुरू होने से पहले क्या होगा दोस्तों? प्रत्येक ग्राम पंचायत को एक हाजिरी रजिस्टर रखना होगा जिसमें बैठक शुरू होने से पहले सरपंच व प्रत्येक पंच के हस्ताक्षर होंगे। यदि कोई पंच सरपंच ग्राम पंचायत की लगातार 5 बैठकों में भाग नहीं लेता है तो उसके पद से हटाया जा सकता है। इसके बारे में सूचना बीडीपीओ के माध्यम से उपायुक्त को पहुंचाई जाएगी। वही काम है दोस्तों। ग्राम सभा और ग्राम पंचायत, इनको आप लिखते चलिए और इनके अंदर जो डिफरेंस है वो भी आपको देखना है। तो कोई भी 5 बैठकों में भाग नहीं लेता है तो उसको हटाया जा सकता है। ग्राम पंचायतों की बैठकों में सरपंच, पंच तथा ग्राम सचिव क्या करे, उनके क्या कार्य होते हैं वो यहाँ पर अब हम देखेंगे। ग्राम पंचायत की बैठक में ग्राम पंचायत की जो बैठक है दोस्तों वो कभी भी सरपंच के घर न हो, वो या तो ग्राम सचिवालय के अंदर हो या फिर किसी सार्वजनिक स्थान पर हो। आमतौर पर आपने देखा होगा कि कहीं जहाँ जिस गांव में ग्राम सचिवालय होता है या तो वहाँ पर बैठक होती है, नहीं तो जो धर्मशाला होती है बड़ी उसके अंदर जो है वो इस प्रकार की बैठकें होती है। उसके बाद देखिए दोस्तों, सरपंच पंचायत क्षेत्र में काम कर रहे सरकारी अधिकारियों व कर्मचारियों को समय समय पर ग्राम पंचायत की बैठक में बुलाए ताकि वे सरपंच व सभी पंचों को अपने विभागों की स्कीमों की विस्तृत जानकारी दे सके। तो ये सरपंच की जिम्मेवारी है दोस्तों। उसके पास जितने भी, जिस तरह आसपास में जितने भी ऑफिसर है, जैसे कि सरकारी टीचर हो गए दोस्तों, ये जैसे कि छोटे छोटे हॉस्पिटल होते हैं गांव के अंदर, वहाँ पर नर्सों को मीटिंग के अंदर बुलाया जाए ताकि वो बता सके कि सरपंच साहब ये स्कीम आई हुई है गरीबों के लिए। तो सरकारी अधिकारियों को बुलाए और कर्मचारियों को समय समय पर बैठक के अंदर बुलाए। सरपंच सभी पंच व गांव में कार्यरत विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मिलकर गांव के चहुमुखी विकास की वार्षिक योजना बनाएं, जिसे ग्राम सभा की बैठक में विस्तृत चर्चा के लिए रखा जा सके। उसके बाद दोस्तों, ग्राम पंचायत की बैठक में महिला सरपंच व महिला पंचों के पति या अन्य संबंधियों को भाग न लेने दे। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ग्राम पंचायत की जब भी बैठक होगी, यदि कोई सरपंच महिला बन रही है या महिला कोई पंच बन रही है तो उनके पति या उनके संबंधी न भाग ले उसके अंदर। ग्राम सभा द्वारा पास की गई वार्षिक कार्य योजना के अनुसार ही विकास कार्य करवाए। तो ग्राम पंचायत क्या है दोस्तों? ग्राम सभा के द्वारा, ग्राम सभा के अंदर क्या आ जाएगा दोस्तों? पंच सरपंच तो हो ही गए, लेकिन उस गांव के जितने भी लोग हैं वो भी ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो उन्होंने जो योजना तैयार की गई है ग्राम पंचायत, उसे विकास करवाए। ग्राम पंचायत की कार्यवाही ग्राम सचिव द्वारा मौके पर ही कार्यवाही पुस्तिका में लिखी जाए। तो ग्राम पंचायत की जो भी कार्रवाई होगी वो मौके पर कार्यवाही पुस्तिका में कौन लिखेगा? ग्राम सचिव लिखेगा। तथा उस पर ग्राम सचिव, सरपंच तथा सभी हाजिर पंच अपने हस्ताक्षर अवश्य करे। तो उस पर ग्राम सचिव, सरपंच और सभी जितने भी पंच है उस पर हस्ताक्षर अवश्य करे। अब देखेंगे दोस्तों, ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 21। अरे यही से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे कि ग्राम पंचायत के कार्य और कर्तव्य कौन सी धारा में आते हैं? तो धारा 21 के अंतर्गत ये आते हैं। तो पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, क्या क्या है इसके अंदर? ग्राम पंचायत के क्या कार्य है? पंचायत क्षेत्र के विकास के लिए वार्षिक योजना तैयार करना, वार्षिक बजट तैयार करना तथा उसे विचार के लिए ग्राम सभा की सावनी बैठक में प्रस्तुत करना, ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना।
सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जे हटाना किसके कार्य हो गए दोस्तों? ग्राम पंचायत के कार्य है। सार्वजनिक स्थानों से नाजायज कब्जे हटाना। सामुदायिक कार्यों के लिए स्वैच्छिक श्रम और अंशदान आयोजित करना। गांव के संबंध में आवश्यक आंकड़े तैयार करना, ये किसके कार्य है? ग्राम पंचायत के कार्य है। कृषि तथा बागवानी विकास करना, प्रोत्साहन करना। बंजर भूमियों का विकास करना। चरागाह के लिए भूमि का विकास करना। पशु मुर्गी फार्म तथा अन्य पशुधन में सुधार करना। मछली पालन का विकास। सामाजिक वानिकी का विकास। पीने के पानी का प्रबंध। बायोगैस प्लांट व विकसित चूल्हों का प्रसार। गरीबी दूर करने के लिए अधीन ग्राम सभाओं के जरिए पात्र लाभार्थियों का चुनाव। देखिए दोस्तों, गरीबी दूर करने के लिए जैसे कि जितनी भी सरकार की योजनाएं होती है तो वो ग्राम पंचायत ये डिसाइड करे कि हमारे गांव में इतने बीपीएल परिवार है भाई, उनका सभी का फार्म भरवाया जाए, उनको सूचित किया जाए कि आपको ये डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिससे कि आपको इस स्कीम में ये लाभ मिल जाएगा, आपके घर में शौचालय बन जाएगा, आपको साइकिल मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो कर्तव्य है वो ग्राम पंचायत के है। स्कूल में विद्यार्थियों की हाजिरी बढ़ाना। सार्वजनिक शौचालय का निर्माण व रखरखाव करना। गांव में पुस्तकालय लाइब्रेरी बनवाना और वाचनालय बोलने वाले चीज का प्रबंध करना। महिलाओं व बाल कल्याण कार्यक्रमों को प्रोत्साहित करना। वृद्ध व विधवा पेंशन स्कीमों को लागू करवाने में सहायता करना। देखिए दोस्तों, वृद्ध व विधवा पेंशन लागू करने में सरपंच और पंच जो है वो उनको मदद करनी चाहिए। वो फार्म लेके दे उस बंदे को, उसका फार्म भरवाए और जहाँ पर भी हस्ताक्षर हो तहसीलदार के पटवारी के तो उसमें मदद करे। तो ये किसके कर्तव्य है? ग्राम पंचायत के। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने में सहायता करना। आवश्यक वस्तुओं के वितरण में सार्वजनिक चेतना व प्रोत्साहन देना। सार्वजनिक स्थानों पर खाद के गड्ढों के लिए स्थान निश्चित करना। तो ये ऐसा ना हो कि गांव में गंदगी फैले दोस्तों, तो खाद के गड्ढे निश्चित किए। अब बात करेंगे दोस्तों कि हरियाणा में सर्वाधिक ग्रामीण पंचायतें कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सर्वाधिक ग्रामीण पंचायतें जो है वो है दोस्तों यमुनानगर के अंदर। कहाँ पर? यमुनानगर के अंदर। और हरियाणा में न्यूनतम ग्रामीण पंचायतें पूछे तो फरीदाबाद और रोहतक के अंतर्गत है दोस्तों। फरीदाबाद में जो न्यूनतम ग्रामीण पंचायत है फरीदाबाद में है दोस्तों 116, और रोहतक की बात करें तो 143। हालांकि देखिए दोस्तों, समय अनुसार ये बदलती रहती है तो थोड़ा सा अपडेट रहना आपको। सरपंच की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस सरपंच की न्यूनतम आयु होनी चाहिए दोस्तों कम से कम 21 साल। हरियाणा में दोस्तों मैं एक बात और बताऊं, पहले एक उप सरपंच का भी पद होता था हरियाणा में। सरपंच तो था ही, एक उप सरपंच का भी पद होता था। ये दोस्तों 14 अगस्त, ये आप लिख लो साथ साथ में, 14 अगस्त 1996 को है इस पद को समाप्त कर दिया गया। उप सरपंच का जो पद था उसको समाप्त कर दिया गया। कब कर दिया गया? 14 अगस्त 1996 को। राज्य में सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक कौन सा है? तो सभी पंचायतें ऑनलाइन करने वाला प्रथम ब्लॉक हरियाणा में कौन सा है? रानिया ब्लॉक, जो कि सिरसा के अंतर्गत आता है। उसी तरह दोस्तों हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच कौन सी बनी है? देखिए, सबसे कम उम्र की महिला सरपंच ये बनी है दोस्तों रेखा रानी। कौन सी? रेखा रानी। और दोस्तों गांव कौन सा है? चावला मोरी गांव। ये लिख लो आप, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चावला मोरी गांव से है ये रेखा रानी। और ये चावला मोरी जो गांव है वो फतेहाबाद के अंदर आता है। कहाँ पर? फतेहाबाद के अंदर। ठीक है दोस्तों। राज्य में सभी पंचायतियों कर लिया। राज्य में सरपंच के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। देखिए दोस्तों, पहले नहीं लाया जा सकता था, लेकिन अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने क्या किया है, मैंने बताया था आपको, राइट टू रिकॉल। अब क्या होगा कि यदि 67% जो मेंबर है वो सरपंच के खिलाफ है तो 1 साल के बाद, जब सरपंच को बड़े हुए 1 साल हो गए, तो उससे 1 साल के बाद अविश्वास प्रस्ताव ये ला सकते हैं। हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच सुनील जागलान ने बेटी विद सेल्फी पुस्तक लिखी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बेटी विद सेल्फी पुस्तक किसने लिखी? तो जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच है सुनील जागलान। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। हरियाणा का प्रथम ग्राम सचिवालय कौन सा था? तो ये था हैबतपुर। और कौन से जिले के अंदर था? जींद जिले के अंदर था।
और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, मैं बताता हूं, आप लिखते चलिए। हरियाणा की पहली बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी थी? तो बाल विवाह मुक्त जो पंचायत थी वो थी दोस्तों गांधीनगर। और ये गांधीनगर कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर। कहाँ पर है? हिसार जिले के अंदर, जो कि बाल मुक्त पंचायत थी, बाल विवाह मुक्त पंचायत थी। और देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली पहली पंचायत कौन सी थी? हरियाणा की राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार जीतने वाली प्रथम पंचायत थी दोस्तों दुबड़ी। और ये दुबड़ी कहाँ पर है दोस्तों? करनाल के अंदर। तो लिखते चलिए इन प्रश्नों को, यही प्रश्न जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए, घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाने वाली प्रथम पंचायत कौन सी थी? तो चौसाला कैथल जिले के अंदर, चौसाला कैथल जिले के अंदर, जो कि घूंघट के विरुद्ध अभियान चलाई। हरियाणा की प्रथम पंचायत जिसमें सर्वसम्मति से यह फैसला लिया गया कि गांव की बेटियों का विवाह उसी गांव में करवाया जाएगा जिसके घर में शौचालय होगा। तो ये फैसला लिया गया दोस्तों, गोदी का गांव है सिरसा जिले के अंदर। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और कुछ क्वेश्चन मैं बताता हूँ। हरियाणा का प्रथम स्व प्रेरित आदर्श गाँव कौन सा था? तो स्व प्रेरित जो आदर्श गाँव था वो था दोस्तों सुई गाँव, जो कि भिवानी जिले के अंदर है। कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर है। और देखिए एक आधा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, हरियाणा के कुल सटार पंचायतों की संख्या, हरियाणा में सटार पंचायतों की संख्या कितनी है? यह भी पूछा जा सकता है। तो सटार पंचायत है दोस्तों 1120। कितनी है? 1120। सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा जिले के अंदर है। अम्बाड़ा जिले के अंदर सटार पंचायतें कितनी है? 407। और सबसे कम पूछे सटार पंचायत कहाँ पर है दोस्तों? तो रेवाड़ी जिले के अंदर है। और ये कितनी है? तो इनकी संख्या है दोस्तों 4। तो ये ध्यान रखना, ये इसके अंदर नहीं है, मैं अलग से आपको करवा रहा हूँ। उसी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत कितने गांव चुने गए हैं? तो हमारे 15 सांसद होते हैं दोस्तों, 10 तो लोकसभा के और 5 इसके राज्यसभा के। तो 15 ही गांव जो है वो सांसद आदर्श गांव योजना के तहत चुने गए हैं। उसके बाद देखिए दोस्तों, हरियाणा में सरपंच को चुनाव कार्यक्रम, जैसे कि दोस्तों चुनाव आयोग ने चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित कर दिया कि सरपंची के जो चुनाव है वो इस डेट को हो गए। तो उससे जो पहले जो सरपंच बना हुआ है दोस्तों, पिछला जो सरपंच है, उसको 7 दिन के अंदर अपना पद छोड़ना होता है, जैसे ही वो चुनाव कार्यक्रम प्रकाशित होता है। ध्यान रखना है दोस्तों। उसके बाद देखेंगे 2016 में हरियाणा सरपंचों का शपथ सीएम द्वारा संबोधन किया गया दोस्तों। तो 2016 के अंदर पहली बार क्या हुआ कि सरपंचों का जो शपथ संबोधन किया गया सीएम के द्वारा किया गया। उससे पहले जो है दोस्तों बीडीपीओ सीडीपीओ यही करवा देते थे। लेकिन देखिए, पहले सरपंचों का जो शपथ था वो बीडीपीओ डीडीपीओ आदि दिलाते थे, लेकिन 2016 में पहली बार सरपंचों का जो संबोधन है वो सीएम के द्वारा किया गया। सरपंच अगर अपना त्याग पत्र देना चाहे दोस्तों, तो आदेश पहले डीसी के प्रस्तावित लिखित, पहले डीसी को वो लिखता है और डीडीपीओ या बीडीपीओ को देता है। तो पहले डीसी के पास भेजेगा, वहाँ से ये डीडीपीओ या बीडीपीओ को जाएगा। ध्यान रखना, सरपंच अपना त्याग पत्र किसे देगा? बीडीपीओ या डीडीपीओ को। किसके माध्यम से? डीसी के माध्यम से। और राज्य के अंदर दोस्तों महिला सरपंचों को, महिला जो सरपंच है वो महिला सशक्तिकरण में भाग लेती है, स्वास्थ्य पोषण में भाग लेती है, पर्यावरण संरक्षण में भाग लेती है, शिक्षा में अगर योगदान देती है तो उसके लिए क्या पुरस्कार दिया जाता है? सन्नो देवी पुरस्कार। कौन सा? सन्नो देवी पुरस्कार महिला सरपंचों को ये दिया जाता है। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसके बाद है दोस्तों अन्य सेवकों की नियुक्ति। धारा 16 ग्राम पंचायत नियम अनुसार पंचायत समिति की पूर्व स्वीकृति से पंचायती राज अधिनियम के तहत अभियोजित कर्तव्यों के निर्वहन के लिए ग्राम सचिव के पद को छोड़कर, देखिए ग्राम सचिव के पद पर किसी की नियुक्ति नहीं की जा सकती। पंचायत पद की उपलब्धता अनुसार अन्य सेवक नियुक्त कर सकती है। पंचायत जो है वो अन्य सेवक नियुक्त कर सकती है और निलंबित भी कर सकती है दोस्तों। लेकिन उसके लिए क्या होगा दोस्तों? सरकारी कर्मचारी से अधिक वेतन नहीं दिया जा सकता। देखो दोस्तों, जैसे कि बहुत सारे कार्य होते हैं गांव के अंदर, तो वहाँ पर पंचायत जो है वो सेवक नियुक्त कर सकती है, लेकिन ग्राम सचिव का पद नहीं वो चुन सकती है। दूसरी बात दोस्तों, सरकारी कर्मचारी से अधिक वेतन उसे नहीं दिया जा सकता। और नियुक्ति के लिए ग्राम पंचायत का 3/4 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगी। अब ये दोस्तों ग्राम पंचायत की उप समितियाँ तथा स्थानीय समितियाँ
किस धारा के अंतर्गत है? धारा 22 नियम 27। ग्राम पंचायत 3 उप समितियों का गठन करेगी। कितनी उप समितियों का गठन करेगी? 3 उप समितियों का। और उप समितियों तथा स्थानीय समितियों का जो गठन है वो कौन सी धारा के अंतर्गत है? धारा 22 के अंतर्गत। मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि ये धारा जरूर से जरूर याद रखो दोस्तों। उत्पादन समिति, देखिए उत्पादन समिति कितनी उप समितियां बनाएगी? 3। तो सबसे पहले उत्पादन समिति, अध्यक्ष कौन होगा? सरपंच। कार्य क्या होगा? कृषि का उत्पादन, पशुपालन, ग्राम उद्योग और गरीबी हटाओ। तो उत्पादन समिति का ये उद्देश्य होंगे दोस्तों। इसका अध्यक्ष सरपंच होगा। कार्य कृषि का उत्पादन, पशुपालन और ग्रामोद्योग और गरीबी हटाओ। उसके बाद सामाजिक न्याय समिति, इसका अध्यक्ष पंच होगा दोस्तों। वह समिति में एक महिला सदस्य व एक अनुसूचित जाति का सदस्य होगा, ध्यान रखना। सामाजिक न्याय समिति, इसका अध्यक्ष कौन होगा? एक पंच होगा। वह समिति में एक महिला सदस्य जरूरी होनी चाहिए और एक अनुसूचित जाति का सदस्य भी होगा। कार्य देखिए क्या होंगे इसके? अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्गों, अन्य कमजोर वर्गों की शिक्षा, आर्थिक, सामाजिक व खेलों से संबंधित मामले, सांस्कृतिक मामले व अन्य प्रोत्साहन मामले, सामाजिक न्याय व किसी भी प्रकार के शोषण से संरक्षण व महिला व शिशु कल्याण को प्रोत्साहन। देखिए कितनी बढ़िया बढ़िया बातें हैं दोस्तों इसके अंदर। एक सामाजिक न्याय समिति होगी जिसका कि अध्यक्ष पंच होगा, इसमें एक महिला भी होगी और अनुसूचित जाति का सदस्य भी होगा। उसके बाद आ गया दोस्तों सुख सुविधा उप समिति। सुख सुविधा उप समिति ये तीसरी समिति है, इसके अध्यक्ष सरपंच साहब होंगे। संबंधित वार्ड का पंच व लाभार्थी सदस्य, संबंधित वार्ड का पंच व लाभार्थी सदस्य अनिवार्य तकनीकी क्षमता अनुसार और जेई और एसडीओ बीच के सदस्य होंगे। तो ये भी ध्यान रखना दोस्तों। कार्य क्या होगा? शिक्षा, जन स्वास्थ्य, सामाजिक निर्माण कार्य, ये इसके कार्य होंगे। तो ये कोई खास नहीं है दोस्तों, बस ध्यान रखना 3 समिति होती है। उप समितियों से संबंधित अन्य कार्य व नियम, तो देखेंगे प्रत्येक समिति किसान मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल तथा दूसरी प्रकार की संस्थाओं के सदस्य को शामिल कर सकेंगी। उत्पादन समिति में सहकारी समितियों के प्रतिनिधियों को भी नियुक्त किया जा सकता है। उपरोक्त 3 समितियां धारा 21 के तहत ग्राम पंचायत को दिए गए कार्यों व कर्तव्यों को लागू करने की जिम्मेवारी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त डॉक्यूमेंट ऑन एक्टिविटी मैपिंग, मतलब गतिविधियों मानचित्रण में शामिल किए गए 10 विभागों की गतिविधियों और कार्य भी सौंपे जा सकते हैं। जो 10 विभागों की चर्चा हमने ऊपर की थी दोस्तों, उनके कार्य भी इन समितियों को सौंपे जा सकते हैं। इन उप समितियों के साथ विशेषज्ञों, स्वयं सहायता समूहों के अध्यक्षों, विशेषज्ञ हो दोस्तों, किसी चीज़ में कोई फॉरवर्ड हो, स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष, तो ये एनजीओ होते हैं उनके अध्यक्ष, साक्षर महिला समूह, युवा संगठन व गैर सरकारी संगठनों से जोड़ा जा सकता है। तो इन उप समितियों को इनके साथ भी जोड़ा जा सकता है दोस्तों। कुल मिला के गाँव का विकास होना चाहिए। उनका सहयोग विभिन्न कार्यक्रमों को लागू करने व निगरानी में लिया जा सकता है। तो ग्राम सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में उक्त वर्णित कमेटियों का गठन हो चुका है व नियमानुसार बैठक हो रही है तथा ग्राम पंचायत के सम्मुख प्रस्तुत हो रही है। तो ये ग्राम सचिव को सुनिश्चित करना पड़ेगा दोस्तों। ग्राम विकास का नियोजन एवं क्रियान्वयन ग्राम पंचायतों द्वारा ही किया जाना होता है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने की बात की गई है। हरियाणा सरकार द्वारा ग्राम सचिवालय स्थापित किए जाएंगे। देखिए बहुत सारे गांव में तो ग्राम सचिवालय है भी दोस्तों, लेकिन बहुत सारे गांव में नहीं है, तो वहाँ पर भी सचिवालय जो है वो स्थापित किए जाएंगे। उसके बाद देखिए ग्राम सचिवालय स्थापित करने का उद्देश्य क्या है सरकार का, वो देखेंगे। ग्राम पंचायतों एवं सभी विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं को बेहतर कार्य प्रणाली एवं आपसी सहयोग हेतु एक छत के नीचे लाना। इसे समझ गए होंगे दोस्तों। मान लो कि गांव के अंदर कोई मीटिंग बुलानी है दोस्तों, चाहे कोई सरकारी टीचरों की मीटिंग हो, हॉस्पिटल में नर्सों की मीटिंग हो दोस्तों, या मान लो बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी गांव के अंदर लग रहे हैं और उनकी सरपंचों के साथ मीटिंग हो, तो क्या होगा, एक ही छत के नीचे लाए जा सकेंगे ताकि गांव का जो है वो बेहतर विकास हो दोस्तों। किसी प्रकार की कमी ना हो, गाँव में पानी की कमी ना हो। मान लो किसी भी गाँव के अंदर पानी वाले से शिकायत है, जो हमारा
अब पानी आता है घरों के अंदर डिग्गी से, तो मान लो उससे शिकायत है तो उसकी पंचायत वगैरह करवानी है, लेकिन वो कह रहा है कि मेरे पास यहाँ पर बिजली नहीं आती, बिजली की समस्या है इसलिए मैं पानी नहीं छोड़ पाता हूँ। तो क्या हो गया, सरपंच इकट्ठा होंगे, गांव के लोग इकट्ठा होंगे, वहाँ से वो बिजली वाला बुलाया जाएगा, पानी वाला बुलाया जाएगा। तो इनका मतलब क्या है कि एक ही छत के नीचे इकट्ठे होकर सोल्यूशन निकाला जा सके। ग्राम पंचायत व अन्य विभागों को ग्राम विकास में लगे विकास कार्यों में लगे हुए हैं कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही। तो ग्राम पंचायत में जितने भी कार्य हुए हैं उसकी कार्य प्रणाली में पारदर्शिता व जवाबदेही देनी होती है। तो इकट्ठा होना पड़ेगा, तो इकट्ठा होगा तो एक छत के नीचे इकट्ठे हो जाए। ग्राम पंचायतों में कार्यकर्ताओं एवं धनराशि के विकेंद्रीकरण को सुगम बनाना। ग्राम पंचायतों में कार्यकर्ता एवं धनराशि के विकेंद्रीकरण को सुगम बनाना, ई कनेक्टिविटी को सुगम बनाना, नागरिक सेवाओं के लिए स्थान प्रदान करना, ग्राम पंचायतों के दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके, तो ये भी ग्राम इसमें सचिवालय में रखे जा सकेंगे। ग्राम सभा की अवधारणा को मजबूत करना। ग्राम सचिवालय में होने वाली गतिविधियाँ क्या होगी दोस्तों, जन सूचनाओं को प्रदर्शित करना, लोगों की जो भी सूचनाएं होंगी उनको प्रदर्शित किया जाएगा। ग्राम समुदाय, सरकारी व अर्ध सरकारी संस्थाओं की गतिविधियों करने के लिए एक केंद्रीय स्थान प्रदान करना। मतलब कि कोई ग्राम समुदाय, ये मैं बता ही चुका हूँ आपको। ग्राम सचिवालय में पंचायत, ग्राम सचिव व डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं लेखाकार का कार्यालय होगा। देखिए ग्राम सचिवालय के अंदर क्या होगा, पंचायत का कार्यालय होगा, ग्राम सचिव बैठ सकेंगे, डाटा एंट्री ऑपरेटर कंप्यूटर पे बैठ सकेंगे एवं लेखाकार का कार्यालय भी वहीं पर होगा। विभिन्न विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जो कि गांव में कार्य करते हैं, जैसे कि राजस्व, कृषि विकास अधिकारी, बिजली बोर्ड, जन स्वास्थ्य, पशुपालन अधिकारी को स्थान दिया जाएगा। बैंक, पोस्ट ऑफिस व राशन की दुकानें होंगी। ग्राम पंचायत क्या करेगी दोस्तों, एक स्थायी कर्मी कम चौकीदार भी अभी भी होते हैं तो ये रखेगी। तो ग्राम पंचायत एक स्थायी कर्मी रखेगी, ये परमानेंट कर्मचारी होता है दोस्तों, जिसको कि चौकीदार भी कहा जाता है। उसके बाद देखिए ग्राम पंचायत की शक्तियाँ। ग्राम पंचायत की शक्तियाँ ये देखेंगे दोस्तों, अतिक्रमणों को हटाने की शक्ति धारा 24 के अंतर्गत दी गई है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, धारा एक भी नहीं छोड़नी है भैया आपने। अतिक्रमण का मतलब क्या है कि आपकी जो भूमि है दोस्तों, देखिए ये मान लिया आपका घर है, ठीक है, ये इसका बाहर का हिस्सा है और यहाँ से ये सड़क जा रही है, ये सड़क। तो आपने क्या किया, आपने यहाँ तक ये इसका चबूतरा सा बना दिया यहाँ तक, ये सड़क कितनी भीड़ी हो गई, तो इसी को कहते हैं अतिक्रमण। या फिर कोई सार्वजनिक स्थान है दोस्तों, वहाँ पर कोई रेडी लगा के खड़ा होता है और रोड के ऊपर ही आ जाता है बिल्कुल ही, तो उसको भी अतिक्रमण कहेंगे। या फिर क्या है, कोई जो पंचायत की भूमि है उसके ऊपर कब्जा कर लेता है, वो भी अतिक्रमण के अंतर्गत ही आएगा। तो अतिक्रमण जो हटाने की जो शक्ति है वो पंचायत के पास होती है धारा 24 के अंतर्गत। संबंधित व्यक्ति का स्पष्टीकरण लेने पश्चात और दोषी सिद्ध होने पर हरियाणा पंचायती राज एक्ट अधिनियम की धारा दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर ये लिखा नहीं गया है 24, ये होगा 24(2) के अधीन पंचायत उस रुकावट को हटाएगी। तो हटाएगी कि शक्ति कौन सी है उसकी, धारा 24 की, और हटाएगी किस धारा के अंतर्गत, धारा 24(2) के अंतर्गत। तो ये ध्यान रखना है। जुर्माना लगा सकती है, देखिए हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 27 के अनुसार, धारा 27 वो ऊपर 24 थी दोस्तों, 100 रुपये तक जुर्माना हो सकता है। और उल्लंघन जारी रहने की स्थिति में तो या तो जो क्या है उसने हटा लिया भाई, तो उस पर उसके बाद भी जो है 100 रुपये जुर्माना लगाया जा सकता है। लेकिन उसको नोटिस दे दिया भाई ये यहाँ से तुम हटा लो अतिक्रमण, लेकिन फिर भी उल्लंघन कर रहा है तो 10 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगा सकते हैं और अधिक से अधिक 1000 रुपये ये जुर्माना हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। साधारण आदेश जारी करने का अधिकार भी है। देखिए दोस्तों ग्राम पंचायत के पास साधारण आदेश कोई भी जानकारी जारी करना है तो धारा 25 के अंतर्गत जो है ग्राम पंचायत वो कर सकती है। उसके बाद देखते हैं किसी ग्राम की आबादी 200 किसी ग्राम की आबादी देख के 220 मीटर की दायरा के भीतर मिट्टी या पत्थर निकालने पर प्रतिबंध लगा सकती है ग्राम पंचायत। देखिए दोस्तों 220 मीटर का जो एरिया है अपनी ग्राम पंचायत का पूरा का, उसके अंतर्गत मिट्टी या पत्थर निकालने पर प्रतिबंध लगा सकती है ये ग्राम पंचायत। तो ये ध्यान रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फैक्ट पूछा जा सकता है आपसे। किसी ग्राम की आबादी देख के
ये 980 गलत हो गया दोस्तों, यहाँ पर 880 कर लेना। 880 मीटर की सीमाओं के भीतर ईंट के भट्ठों में व कोयले के भट्ठों में तथा 220 मीटर के भीतर आवों की स्थापना पर रोक लगा सकती है। तो ये भी रोक लगा सकती है दोस्तों। देखिए 880 मीटर के भीतर ईंट के भट्ठे व कोयले के भट्ठे नहीं लगेंगे ग्राम पंचायत के, ये भी कार्य है। 440 मीटर के भीतर हड्डा, रोड़ी व चमड़ा रंगने पर रोक लगा सकती है। गांव की सफाई रखने, महामारी बचाने व फैलाव को रोकने के लिए उपाय कर सकती है दोस्तों। जैसा कि आप देख सकते हैं कोरोना काल में सरपंच जो है वो अपने लेवल पे भी कुछ कार्य कर रहे हैं, जैसे कि सैनिटाइज़र का छिड़काव है अपने लेवल पे। हालांकि उनको रुपये मिल जाते हैं लेकिन फिर भी उनको करवाने तो पड़ते हैं ना ये काम, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। भीख मांगने पर रोक लगा सकती है। नुकसानदायक खाद्य पदार्थों की बिक्री पर रोक लगा सकती है। अश्लील ग्रामीण फोन व टेप रिकॉर्डिंग पर भी रोक लगा सकती है ग्राम पंचायत। छोटे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में जांच और रिपोर्ट करने का अधिकार है ग्राम पंचायत को दोस्तों। धारा 29 के अंतर्गत ये धाराएं याद रखना है भाई। छोटे कर्मचारियों के दुर्व्यवहार के बारे में जांच। सेवादार, चौकीदार, पटवारी, नहर ओवरसीयर, स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी, हेड कांस्टेबल तथा अन्य ग्राम स्तर के कर्मचारी से भी ये अपनी जो सलाह है वो ले सकती है। ग्राम फंड धारा 39, देखिए ग्राम गांव का जो फंड होता है धारा 39। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 39 तथा हरियाणा पंचायती राज्य वित्त बजट लेखा लेख परीक्षा कराधान व संक्रमण नियमावली 1996 के नियम के अनुसार, नियम 11 के अनुसार प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम फंड होगा। तो ये पूछा जा सकता है आपसे ग्राम के अंदर ग्राम फंड जो होता है वो किस धारा के अंतर्गत होता है दोस्तों, तो वो धारा 11 के अंतर धारा 39 के अंतर्गत होता है। और देखिए दोस्तों उसके लिए जो है अगर ग्राम फंड निकलवाना है सरपंच को तो उसके लिए जो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, उसके लिए उसको प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। लेकिन आपातकालीन स्थिति में जो सरपंच है वो बिना प्रस्ताव पारित करे भी कैश इन हैंड जितनी भी राशि है उस सरपंच के पास उसमें से 1000 रुपये खर्च कर सकता है। कितने रुपए? जितने कैश इन हैंड है 1000 रुपये वो खर्च कर सकता है ग्राम फंड की राशि में से। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखना है, अधिकृत राशि से अधिक राशि कैश इन हैंड रखने पर, मतलब सरकार ने फंड तो कितना दिया था लेकिन वो सरपंच के पास उससे बहुत ज़्यादा है, रखने पर सरपंच से क्या है 21% वार्षिक ब्याज की दर से वसूली की जाएगी, एक्स्ट्रा सरपंच से वसूली की जाएगी। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों। कुछ फैक्ट थे ये धारा तो ज़रूर से ज़रूर याद रखनी है। सरकार अथवा स्थानीय निकाय द्वारा प्रदान की गई अनुदान, गांव के लोगों द्वारा इकट्ठा किया गया अंशदान, सभी प्रकार के दान से प्राप्त धन, गांव की सामूहिक संपत्तियां, फिरनी व पेड़ों से प्राप्त आए, ग्राम पंचायत का कूड़ा कबाड़ बेचने पर आए, गांव के हड्डी रोड़ा से प्राप्त आए यदि परंपरागत रूप से उस पर किसी समुदाय या अन्य व्यक्तियों के अधिकार न हो, ग्राम पंचायत तालाब में मछली पालन से आए, सरपंच ग्राम फंड से राशि या बहुमत वाला पंच बहुमत से प्रस्ताव पारित करके उसे अधिकृत करने पर ही निकाल सकेगा। तो या तो दोस्तों ग्राम सरपंच या फिर बहुमत वाला पंच, तो इन सभी से देखिए दोस्तों ऊपर जितनी भी पड़ी है ना हमने ये, इन से सभी से जो भी राशि प्राप्त होगी वो ग्राम फंड के अंदर डाली जाएगी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों ज़रूर से ज़रूर। उसके बाद देखिए ग्राम फंड से निर्माण या मरम्मत कार्यों के लिए राशि तब तक नहीं निकलवाई जा सकती जब तक संबंधित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति सक्षम तकनीकी अधिकारी द्वारा न दी जाए। तो ये भी लाइन आपको ध्यान में रख लेनी है। पंचायत के सभी प्रकार के खर्च व आमदनी रोकड़ बही, तो ये भी सारी ध्यान रखनी है। ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड तथा संपत्ति को संभालने तथा सौंपने की जिम्मेवारी धारा 18 के अंतर्गत है, ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको। सरपंच के निलंबित होने या हटने पर या चुनाव प्रकाशित होने पर संबंधित खंड विकास तथा पंचायत अधिकारी सरपंच को आदेश जारी करेगा। सरपंच आदेश की तिथि के 7 दिन के भीतर संबंधित रिकॉर्ड तथा संपत्ति खंड विकास पंचायत तथा अधिकारी को सौंपेगा। तो ये मैंने पहले बताया था 7 दिन के अंदर इसको रिजाइन देना होता है और 7 दिन के अंदर जितने भी इसके पास रिकॉर्ड है वो दोस्तों संपत्ति खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को सौंपने होते हैं। सरपंच संबंधित ग्राम सचिव से अपना सारा रिकॉर्ड साथ साथ पूरा करवाए, तो साथ साथ ये रिकॉर्ड पूरा करवाए। ग्राम
पंचायत रिकॉर्ड की जिम्मेवारी सरपंच की होगी। सरपंच शामलात भूमि के रिकॉर्ड राजस्व से ठीक करवाए। भाई ये सरपंच की जिम्मेवारी है, जो शामलात भूमि के जो रिकॉर्ड है वो राजस्व विभाग से ठीक करवाए और शामलात की जमीन के अवैध कब्जे से बचाए। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, जब ऑप्शन के अंदर सरपंच और ग्राम सचिव दोनों ऑप्शन में होंगे ना, तो वहाँ पर हम क्या ठीक करेंगे, ग्राम सचिव ठीक कर देंगे, लेकिन ध्यान रखना ये सरपंच की जिम्मेवारी होती है। मास्टर रोल में ध्यान रखने योग्य बातें। मास्टर रोल जिस दिन सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाए तो जारी करने के बाद ही उपस्थिति दर्ज होती है। मास्टर रोल में व्यक्ति का नाम, पिता का नाम आवश्यक है। एक आदमी का नाम 2 बार नहीं लिखा जा सकता। वह मजदूर की उम्र जरूरी है, मजदूर की उम्र मास्टर रोल में लिखनी पड़ेगी। मास्टर रोल में उपस्थित मजदूरों की दैनिक रिपोर्ट संबंधित अधिकारी व कर्मचारी को रोजाना भेजी जानी चाहिए। मास्टर रोल में दैनिक मजदूरी की अदायगी करके हस्ताक्षर होने चाहिए। व अधिकारी के हस्ताक्षर भी चेक करवा लेने चाहिए। वर्ष में एक बार स्टॉक रजिस्टर में दिखाई गई आइटम की मात्रा जांच लेनी चाहिए। वह अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए। गांव में जितने भी माल आता है मान लो सरकारी, तो उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए साल में एक बार। ग्राम पंचायत द्वारा किए जाने वाले कार्यों में ग्राम सचिव खरीदे गए सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके गुणवत्ता की जांच के समय उपमंडल अधिकारी पंचायती राज से स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित करवाएगा। ये सर्टिफाइड करवाएगा कौन? देखिए, ग्राम पंचायत द्वारा करवाए गए कार्यों में ग्राम सचिव द्वारा खरीदे गए सामान को स्टॉक रजिस्टर में दर्ज करके गुणवत्ता की जांच के समय उपमंडल अधिकारी पंचायती राज से स्टॉक रजिस्टर प्रमाणित करवाएगा। कर एवं फीस धारा 41, ये ध्यान रखना, कर एवं फीस धारा क्या है? 41 नियम 117 पंचायती राज, ये हम पढ़ चुके हैं 1996 के अनुसार पंचायत जो है वो निम्नलिखित कर जो है वो गांव के अंदर लगा सकती है। कौन कौन से लगा सकती है दोस्तों? एक तो है गृह कर। भूमि के स्वामी व दुकानदार पर प्रति वर्ष 30 रुपये का कर लगा सकती है। भूमि के स्वामी या दुकानदार पर। भूमि के काश्तकार तथा कारीगर पर 20 रुपये प्रति वर्ष और अकुशल मजदूर पर 10 रुपये प्रति वर्ष। गृह कर के अलावा ग्राम पंचायत अन्य कर लगाना चाहे तो वह सरकार से पूर्व अनुमति लेनी पड़ेगी उसको। वह सभी कर अपने पंचायत क्षेत्र में लगा सकती है, जो राज्य विधानसभा राज्य में लगा सकती है। वो सभी जो कर है दोस्तों वो ग्राम पंचायत अपने गांव के अंदर लगा सकती है। उसके बाद तह बाजारी फीस। पशु मेलों को छोड़कर अन्य तमाम मेलों के दुकानदारों से तह बाजारी फीस ले सकती है ग्राम पंचायत। देखिए, एक तो पशु मेला होता है, एक जैसे गांव के अंदर मंदिर होते हैं भाई, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के मेले लगते हैं, तो वहाँ पर जो दुकानदार लगाते हैं ना रेडिया वगैरह, तो उनसे भी ये फीस ले सकती है। सर्विस फीस। ग्राम पंचायतें जो भी सेवाएं अपने क्षेत्र में प्रदान करती है उनके लिए फीस ले सकती है, जैसे कि गांव में सफाई कार्य, लाइट व्यवस्था, उनके लिए भी लोगों से रुपये ले सकती है। वाटर चार्ज, यदि वाटर सप्लाई पंचायत स्वयं कर रही हो तो भी वाटर चार्ज भी ले सकती है। पशुओं को बेचने पर रजिस्ट्रेशन करवा सकती है। रिकॉर्ड की नकल के लिए फीस। सरपंच को 5 रुपये प्रति पृष्ठ की फीस सरपंच को लेनी चाहिए। अगर सरपंच से हम कोई नकल निकलवा रहे हैं दोस्तों तो 5 रुपये की फीस लगेगी। अभी देखिए, मोस्ट इंटरेस्टिंग ये टॉपिक आ गया हमारा 1996 के नियम 70 के अनुसार 14/3/2012 द्वारा संशोधित मासिक पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों को मानदेय कितना होता है? देखिए, प्रधान जिला परिषद का जो प्रधान होता है उसको कितने रुपए मिलते हैं दोस्तों मासिक? तो ये 7500 रुपये। जिला परिषद के प्रधान को ध्यान रखना, ये आय पूछी जा सकती है। जिला परिषद के उप प्रधान को कितने मासिक? 6000 रुपये। जिला परिषद के सदस्य को कितने? 2500 रुपये प्रति माह। अध्यक्ष, पंचायत समिति का अध्यक्ष जो है दोस्तों 6000। उपाध्यक्ष जो है पंचायत समिति का 2500 रुपये प्रति महीने। सदस्य जो है वो पंचायत समिति के 1250 रुपये। सरपंच को कितने मिलते हैं? 2000 रुपये। पंच ग्राम पंचायत को कितने मिलते हैं? 600 रुपये प्रति महीना। राज्यों के प्रतिनिधियों के मानदेय देखेंगे, राज्यपाल को दोस्तों 3.5 लाख रुपये और मुख्यमंत्री को 55,000 रुपये, विधायक को 45,000 रुपये, सांसद को 50,000 रुपये और वार्षिक जो मिलते हैं वो 5 करोड़ रुपये। सरपंच को 3,000 रुपये, नंबरदार को 3,000 रुपये, पंच को 1,000 रुपये, चौकीदार को 7,000 रुपये और पेंशन पूर्व सरपंच को 1,000 रुपये मिलते हैं दोस्तों प्रतिनिधि के रूप में। अभी देखेंगे ग्राम सचिव के क्या कर्तव्य है। ग्राम सचिव के
क्या कर्तव्य है। दोस्तों मैंने बताया था आपको क्लास थोड़ी लंबी रहेगी, लेकिन नॉलेज बहुत है इस क्लास के अंदर, बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो कि हमें सामान्यतः अन्य किताबों के अंदर नहीं मिलती है। तो दोस्तों आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो क्लास को लाइक कर दे और सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, क्योंकि इसी प्रकार की नॉलेजफुल वीडियो है आपको इसी क्लास के अंदर मिलती रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, क्योंकि क्या है कि जब भी मैं नई क्लास डालता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और बहुत सारी नॉलेजेबल वीडियो मैंने डाल रखी है क्लास के अंदर। एचएसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर सब्जेक्ट है वो सभी के सभी ओरिजिनल प्रश्न पत्र के माध्यम से डाल रखे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ग्राम सचिव के कर्तव्य देखते हैं। तो ग्राम सचिव को विकास के अर्थ में समझना जरूरी है। देखिए विकास को एक लक्ष्य के रूप में देखा जाना जरूरी है, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक। विकास की बुनियाद सामाजिक न्याय है। विकास सहभागिता पूर्ण कार्य है, न कि धनी व शक्तिशाली लोगों का। आत्मनिर्भर विकास का महत्वपूर्ण भाग है। तो ये ग्राम सचिव के बारे में कुछ इस तरह के जो है, आपसे एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है तो इस पे ऊपर ज़्यादा ध्यान मत देना। पंचायतों की संविधान में गांव में संपूर्ण विकास का दायित्व दिया गया है। सभी पंचायतों का सही मार्गदर्शन करने तथा उन्हें उन्हें उद्देश्य तक पहुंचाने की जिम्मेवारी ग्राम सचिव की होती है। तो पंचायतों का सही मार्गदर्शन कौन करेगा दोस्तों? तो ये करेगा ग्राम सचिव। देखिए ग्राम सचिव के कर्तव्य देखते हैं अब हम। ग्राम सभा की बैठक। सरपंच की देखरेख में ग्राम सभा की प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के देखिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही के प्रथम सभा में बैठक बुलाने हेतु नोटिस तथा एजेंडा तैयार करना, ये किसका कार्य होता है? ग्राम सचिव का। और ग्राम सभा सदस्यों को सूचना प्रदान करवाना और मुनादी करवाना, ये भी किसका कार्य होता है? ग्राम सचिव का कार्य होता है, सरपंच की मदद से करता है। पंचायत का वार्षिक बजट तैयार करना किसकी जिम्मेवारी होगी? ग्राम सचिव की। तथा विचारार्थ ग्राम सभा की बैठक में उसे प्रस्तुत भी कौन करेगा दोस्तों? ग्राम सचिव। तो वार्षिक बजट कौन करेगा? ये तैयार अपना ग्राम सचिव। गांव की वार्षिक कार्य योजना हेतु योजना तैयार करना तथा अनुमोदनार्थ ग्राम सभा में की बैठक में प्रस्तुत करना, कि गांव के अंदर वार्षिक योजनाएं तैयार करना दोस्तों, और जो ग्राम सभा की बैठक होती है उसके अंदर इसको प्रस्तुत करना। गत बैठक के पश्चात पंचायत की आय तथा किए गए व्यय का ब्यौरा तैयार करना, मतलब कि पिछली बैठक में कितना खर्चा हुआ था और कितने रुपए हमने कमा लिए हैं, ये तैयार करना तथा ग्राम सभा की बैठक में प्रस्तुत करना भी ये ग्राम सचिव के कार्य है दोस्तों। ऑडिट रिपोर्ट का जवाब तैयार करना। ऑडिट रिपोर्ट होता है कि कितना खर्चा हुआ है, धन से संबंधित होता है, तो उसका जवाब कौन तैयार करेगा? उसका जवाब भी ग्राम सचिव तैयार करेगा और अनुमोदनार्थ ग्राम सभा के सम्मुख प्रस्तुत करेगा ये। तत्पश्चात उसे 1 महीने के अंदर अंदर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को भेजेगा दोस्तों। 1 महीने के अंदर अंदर कौन ऑडिट रिपोर्ट कौन तैयार करेगा? ये भी ग्राम सचिव तैयार करेगा। सरकार की विभिन्न विभागों के माध्यम से चलाई जाने वाली जन कल्याण की योजनाओं के संचालन पत्रों एवं नीतियों के बारे में ग्राम सभा को अवगत कराना व इनके क्रियान्वयन में ग्राम सभा सदस्यों का योग। जैसे कि दोस्तों बहुत सारी योजनाएं होती है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना या अन्य जितनी भी प्रकार की योजनाएं हैं, उन सभी को ग्राम सभा में प्रस्तुत करेगा और बताएगा। ठीक है दोस्तों। उप समितियों एवं स्थानीय समितियों के गठन से संबंधित क्या कार्य होते हैं ग्राम सचिव के, देखेंगे। हरियाणा में पंचायती राज अधिनियम 1994 के धारा 22 में समितियों का गठन है। तो समितियों का जो गठन है दोस्तों धारा 22 के अंतर्गत है। महीने में कम से कम 1 बैठक उनकी सुनिश्चित करना किसका कार्य होगा दोस्तों? ये भी हमारा ग्राम सचिव का कार्य होगा। ग्राम सचिव इन समितियों का पदेन सचिव होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ग्राम सचिव जो है दोस्तों, ये जो उप समिति है इनका पदेव सचिव होगा। ग्राम पंचायत की बैठक की कार्यवाही अनुसार समस्त प्रस्तावों को सफल बनाना। उप समितियों एवं स्थानीय समितियों के कार्यवाही रिपोर्ट ग्राम पंचायतों की बैठकों में अंतिम फैसले लेने हेतु प्रस्तुत करेगा। तो ये कार्य हो गए दोस्तों। वार्षिक कार्य योजना तैयार करने में भूमिका। ग्राम पंचायत वार्षिक योजना तैयार करने में सरपंच की सहायता से गांव का डाटाबेस तैयार करेगा दोस्तों, तथा विभिन्न वर्तमान परिस्थितियों व अवसंरचनाओं का ब्यौरा तैयार करना। वार्षिक कार्य योजना तैयार करते हुए पंचवार्षिक योजना तैयार करना। तो ये दोस्तों क्या किसके कार्य होंगे? ग्राम सचिव के कार्य होंगे। ग्राम विकास में भूमिका देखिए।
विकास विभाग के अनुसार पंचों व ग्राम सभा सदस्यों, कृषकों तथा कृषि पशुपालन व स्वास्थ्य विभाग की अधिकारियों की बैठक जो बुलाएगा, ये भी कौन बुलाएगा दोस्तों? ग्राम सचिव। ग्राम पंचायतों द्वारा कराए जाने वाले कार्यों को शुरू करने से पहले प्रशासनिक व तभी तकनीकी स्वीकृति लेना निश्चित कौन करेगा? ये उसकी मंजूरी कौन दिलवाएगा? ग्राम सचिव। समस्त कार्यों को कार्यान्वित करना, प्रत्येक कार्य की प्रगति पर नजर रखना तथा प्रगति बारे पंचायत अधिकारियों को कौन अवगत कराएगा? जो बीडीपीओ बड़े बड़े अधिकारी होते हैं उनको कौन अवगत कराएगा? ग्राम सचिव। पंचायतों के विकास कार्यों के लिए ईंट, सीमेंट आदि निर्माण सामग्री को निर्धारित रेट पर उपलब्ध करवाना व स्टॉक रजिस्टर में इंदराज यानी दर्ज करना, ये कौन दर्ज करेगा? ये भी ग्राम सचिव दर्ज करेगा। उसके बाद क्या आ गया दोस्तों? कार्य संपन्न होने पर प्रमाण पत्र भेजना, कौन भेजेगा? ग्राम सचिव। कोई भी जनहित स्कीम वार्षिक योजना से अनुमोदन उपरांत खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को ग्राम सचिव द्वारा भेजी जाएगी। गांव में मनरेगा स्कीम, जॉब कार्ड इच्छुक व्यक्ति का पंजीकरण, ग्राम रोजगार सहायता का पंजीकरण तैयार करना किसका कर्तव्य है? ग्राम सचिव का कर्तव्य है भाई ये। उसके बाद देखिए अर्ध न्यायिक कार्यों में सहायता संबंधित क्या कार्य है? हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 24, 25 व 27 के अधीन नोटिस तथा आम आदेश पंचायत की स्वीकृति उपरांत तैयार करना और इस बारे में संबंधित को सूचित करना किसका कर्तव्य है? ग्राम सचिव का। अर्ध न्यायिक कार्यों का रिकॉर्ड जमा करना ग्राम पंचायत द्वारा, तो ये किसका कर्तव्य है? इसी का, ग्राम सचिव का। वित्तीय एवं कराधान कार्य, ये देखिए दोस्तों, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वित्तीय एवं कराधान संबंधित कार्य, तो इसके अंदर क्या है दोस्तों? ग्राम पंचायत की ओर से ये सरपंच द्वारा प्राप्त की गई चेक, ड्राफ्ट, कैश की गई सरपंच द्वारा हस्ताक्षर युक्त फार्म 4 पर रसीद जारी करना तथा इसके कैश बुक में एंट्री करना, ये भी किसका कार्य है? ग्राम सचिव का। इसके अतिरिक्त यह भी सुनिश्चित करना कि उक्त धनराशि ग्राम पंचायत के खाते में जमा हो गई है या नहीं हुई। फार्म 4 पर मार्ग एवं संग्रहण रजिस्टर लगाना तथा इससे भी बकाया जानकर फीस, जुर्माना, उपकरण एवं वसूली का इंदराज करना तथा वसूली में पंचायती की सहायता करना। तो ये दोस्तों बहुत सारे कार्य है, आप इनका है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम यहाँ पर अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप जो है दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी एग्जाम के दृष्टिकोण से वही पढ़ेंगे। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। इसको तो चलो ये इंपॉर्टेंट है, करवा देता हूँ मैं आपको। समलात भूमि बेचने वाले अधिकृत करने वाले हिदायत। देखिए समलात भूमि यदि बेची जाती है तो उसमें क्या, यदि राशि 5 लाख से व 5 लाख से लेकर 10 लाख रुपए तक है तो सरपंच व ग्राम सचिव के साझे खाते में वो राशि आएगी। किसके? 5 लाख से 10 लाख है तो सरपंच और ग्राम सचिव, 10 से 50 लाख है तो बीडीपी और सरपंच के साझे खाते में, और 50 लाख से 1 करोड़ है तो सीडीपीओ एवं सरपंच के संयुक्त खाते में। सरपंच यहाँ पर तीनों में कॉमन रहेगा। 1 करोड़ से अधिक राशि सरपंच और डीसी उपायुक्त के खाते में आएगी दोस्तों, तो सरपंच इसमें साझा रहेगा। ब्याज की 10 लाख से अधिक की राशि को पुनः सावधि खाते में निवेश करना होगा। यदि पंचायत मूल राशि को खर्च करना चाहती है तो राशि निकलवाने की अनुमति 50 लाख तक तो ये उपायुक्त आपकी डीसी देंगे, और 50 लाख से 1 करोड़ तक मंडल आयुक्त, व 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि जो है वो प्रशासनिक सचिवों के द्वारा आपको अनुमति दी जाएगी। अन्य अनुदानों में सरपंच, ग्राम सचिव व समाज शिक्षा एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी का संयुक्त खाता होगा। गरीबी उन्मूलन के लिए ये कार्य करने होते हैं दोस्तों, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप एक बार देख लेना। देखिए ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ग्राम सचिव की यह जिम्मेदारी है कि राजस्व विभाग से तालमेल कर फर्द जमाबंदी लेकर तथा पंचायत रिकॉर्ड के अनुसार फार्म 8 पर अचल संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार करके, अचल संपत्ति कौन सी होती है? जो चल नहीं सकती, जो जैसे कि रुपए जो है ये चल संपत्ति के अंदर, अचल संपत्ति जैसे कि भूमि हो गई, हमारी कोई दुकान हो गई, ये अचल संपत्ति, इनका रिकॉर्ड तैयार करे व उपरोक्त में पंचायत की सहायता करे। तो ये फार्म 8 बहुत ज़रूरी है, ये आपको याद रखना है। फार्म 8 के अंतर्गत ये ऐसा करे। तो इसका दोस्तों नीचे वाले का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका भी देखिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ेंगे यहाँ से आप। समलात भूमि पर कब्जा छुड़वाने हेतु नियमानुसार धारा 21 व 24 के तहत कार्रवाई कर सकता है कौन? ग्राम सचिव कर सकता है दोस्तों। तो बाकी सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ही करेंगे दोस्तों, ज़्यादा मैं आपको बोर भी नहीं करना चाहता। देखिए अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसको रोक के एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। प्रशासनिक कार्य, अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या फिर आप रिकॉर्ड करना चाहे तो इस क्लास को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं। ग्राम पंचायत की विकास योजनाएं। देखिए 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों को कानूनी अधिकार मिला है, और यह जो अधिकार मिला है वो मिला है दोस्तों 243 आर्टिकल जो है हमारे संविधान का 6G के अनुसार इनको जो पंचायतों को कानूनी अधिकार मिला है। ठीक है, अभी बाकी का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो आप रोक रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये देखिए ग्राम पंचायत विकास योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका क्या होती है। ग्राम पंचायत ग्राम वार्ड सभा में ग्राम विकास से संबंधित सभी मुद्दों एवं समस्याओं का पता लगाना, फंड का बंटवारा निर्धारण, सभी पहलुओं का आकलन एवं मसौदा, अंतिम मसौदा। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन नहीं आने चाहिए। हाँ ये देखिए दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट धारा, ये धारा है मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायत समिति द्वारा लिखित रूप में मिलने पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाएगी। ये किस धारा के अंतर्गत है? धारा 2 में क्या लिखा गया है? ये जो दूसरा प्रणाली होती है ना, दूसरा सत्र है, पहले ग्राम पंचायत, उसके बाद में पंचायत समिति, फिर जिला परिषद। तो पंचायत समिति जो है वो लिखित रूप में मिलने पर ग्राम पंचायत ग्राम सभा की विशेष बैठक बुलाएगी। ये धारा 2 के अंतर्गत है दोस्तों। ग्राम पंचायत ग्राम सचिव को छोड़कर अन्य कर्मचारियों की भर्ती करने से पहले पंचायत समिति की अनुमति से लेनी होगी। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। पंचायत समिति सीधे तौर पर अपने अधीन कार्यक्रमों में ग्राम पंचायतों को सौंप सकती है। धारा 23 के अंतर्गत ग्राम पंचायत ग्राम समितियों की सहमति से मेल व मंडियों का आवेदन कर सकती है। किस धारा में? धारा 33 में। यही धारा पूछी गई थी ना आपसे ग्राम सचिव के पेपर में, तो सारी जो धाराएं है वो रट देनी है आपको। जिला परिषद का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसी अधिकारी या व्यक्ति के किसी ग्राम पंचायत के रिकॉर्ड बहियों तथा कार्यभारियों के निरीक्षण के लिए नियुक्त कर सकता है। तो वो धारा 46 के अंतर्गत है। यदि कोई ग्राम पंचायत जानबूझकर पंचायत समिति या जिला परिषद की अवमानना करती है, उनका कहा नहीं मानती है, तो स्पष्टीकरण के बाद इसे सस्पेंड किया जा सकता है। धारा 52 के अंतर्गत पंचायत समिति की बैठक में पास किए गए प्रस्ताव की प्रति बैठक के 3 दिन भीतर मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद को सौंपी जाएगी दोस्तों। धारा 72 के अंतर्गत। कौन सी धारा के अंतर्गत? धारा 72 के अंतर्गत पंचायत समिति अपने क्षेत्रों में पंचायतों द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम लागू करने के लिए सरकार की एजेंसी होगी। धारा 73 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों धारा, ये रट देनी है भाई, एक नंबर इंपॉर्टेंट है यहाँ से। पंचायत समिति फंड में ग्राम पंचायतों पर देखरेख सामान्य शक्तियों का प्रयोग करेगी तथा निर्देशों को प्रभावी बनाना ग्राम पंचायतों का कर्तव्य होगा। धारा 87 के अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद अपने कार्य क्षेत्र में किसी भी पंचायत समिति का काम देख सकता है। पंचायत समिति अपने बजट तथा वार्षिक बजट के प्रति मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को भेजेगी। धारा 106 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट धारा है दोस्तों, जो याद कर लेगा ना उसका ये मान लो सिलेक्शन पक्का है। अगर बाकी सब्जेक्ट उसने सही निकाल दिया और ग्राम सचिव से क्वेश्चन कर दिया ना तो उसका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा दोस्तों। धारा 210 के तहत पंचायत समिति द्वारा लिए गए किसी भी फैसले के विरुद्ध पीड़ित व्यक्ति कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद कर अपील कर सकता है। धारा 116 के अंतर्गत जिला परिषद का प्रधान जिला परिषद तथा उसकी समिति के प्रस्ताव के कार्यक्रम को सुनिश्चित करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी पर प्रशासनिक सुपरविजन करेगा। धारा 122 के अंतर्गत जिला परिषद में पंचायत समितियों को सलाह देगी और उनके कार्य की देखरेख व समन्वय। धारा 137 के अंतर्गत ग्राम पंचायत का बजट ग्राम सभा पंचायत समिति का बजट जिला परिषद तथा
जिला परिषद का बजट सरकार अनुमोदित करेगी। तो ये किस नियम के अंतर्गत दोस्तों? ये नियम होते हैं वित्त नियम 5 से 9 के अंतर्गत, वित्त नियम 5 से 9 के अंतर्गत। तो ये भी ध्यान रखना है दोस्तों आपको ज़रूर से ज़रूर। उसके बात करते हैं हम। अभी देखिए ग्राम पंचायत, ग्राम सभा हमने पढ़ ली। अब दूसरी जो है वो है पंचायत समिति। पंचायत समिति के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों थोड़ा सा। पंचायत समिति में विभिन्न वार्डों से चुने गए सदस्य होते हैं। निर्वाचन सदस्यों में से अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। तो जो सदस्य निर्वाचित हुए हैं उन्हीं के अंदर से दोस्तों अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव होता है। संबंधित क्षेत्रों के हरियाणा विधानसभा के सदस्य पदेन सदस्य के रूप में होते हैं। देखिए पंचायत समिति के कार्य व शक्तियाँ, ये ग्राम सभा से थोड़ी सी बड़े लेवल पे आ जाती है दोस्तों। सरकार तथा जिला परिषद द्वारा सौंपी गई स्कीमों के संबंध में वार्षिक योजनाओं को तैयार करना। देखिए सरकार और जिला परिषद ने जो भी स्कीम के संबंध में वार्षिक योजनाओं को तैयार करना तथा इस अधिनियम के अधीन गठित जिला योजना समिति के विचार के लिए प्राप्ति के 2 माह की अवधि के भीतर उनको मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सामने प्रस्तुत करना, 2 माह के अंदर ही। खंड की सभी ग्राम पंचायतों की योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें एकत्रित करके जिला परिषद को सौंपना। तो जितने भी अपने ग्राम पंचायत है उनकी वार्षिक योजनाओं पर विचार करना तथा उन्हें एकत्रित करके जिला परिषद को सौंप देना। खंड के वार्षिक बजट को तैयार करना, ये खंड की बात हो रही है, वहाँ पर ग्राम का वार्षिक बजट कौन तैयार कर रहा था? ग्राम सचिव। तो खंड के वार्षिक बजट को तैयार करना व निर्धारित समय के भीतर जिला परिषद को सौंपना। देखिए ये जो रिपोर्ट कर रहे हैं, ये सौंप रहे हैं अपने जो सारी चीज़ें ये जिला परिषद को, जबकि ग्राम पंचायत में जो सारी चीज़ें सौंप रहे थे वो बीडीपीओ वगैरह को। कृषि व बागवानी को प्रोत्साहन व बढ़ावा, कृषि बीज फार्मों और बागवानी नर्सरी का रख रखाव, खेती के उन्नत तरीके। तो ये सभी देखिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। अगर हम ऐसे करवाने लगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी हमारी। तो ये स्क्रीनशॉट आपने ले लिया। उसके बाद देखिए 11 नंबर 12 नंबर ग्रामीण बिजली को प्रोत्साहित करना। भूमिका देखते हैं दोस्तों। ग्राम समिति के पदाधिकारियों एवं अधिकारियों की भूमिका। अध्यक्ष देखिए अध्यक्ष की क्या भूमिका होती है? पंचायत समिति की बैठक बुलाना। ये कौन बुलाएगा भाई? पंचायत समिति का अध्यक्ष। सभापतित्व करना, अध्यक्ष बनेगा ये, तथा उसका संचालन करना। पंचायत समिति के वित्तीय तथा कार्यकारी प्रशासन की देखभाल करना। तो वित्तीय और कार्यकारी प्रशासन की देखभाल करना। वित्त और प्रशासन संबंधी सभी जानकारी प्रशासन को देना, ये भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए पंचायत समिति के प्रस्ताव व निर्णय को लागू करने के लिए खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी की प्रशासनिक निगरानी रखना। आपातकाल में अध्यक्ष कार्यकारी अधिकारी की पूर्व स्वीकृति से पंचायत समिति अधिकारी क्षेत्र का कोई ऐसा भी कार्य कर सकते हैं जो उसके विचार में जनता की सेवा या सुरक्षा के लिए आवश्यक हो। ऐसे कार्यों पर खर्च होने वाली राशि समिति की निधि से दी जाएगी, किंतु समिति का अगली बैठक में उसे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा दोस्तों। अध्यक्ष किसी ऐसे कार्य को रोक सकते हैं जो जनहित के अंदर ना हो और उसे रोकने का अधिकार पंचायत समिति का हो। ऐसे निर्देशों को न्यायालय में इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती कि आपातकालीन स्थिति विद्यमान नहीं थी। उसके बाद देखिए दोस्तों उपाध्यक्ष। एक अध्यक्ष ना हो या अध्यक्ष चुनाव न हुआ हो तो अध्यक्ष की अनुपस्थिति में सभी शक्तियों व कर्तव्यों का जो प्रयोग करेगा वो कौन करेगा? उपाध्यक्ष करेगा। उसके बाद देखिए बीडीपीओ कार्यकारी अधिकारी होता है। बीडीपीओ के कार्य दिए गए हैं दोस्तों, यहाँ पर हम इनको डिटेल में नहीं करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बीडीपीओ के कार्य क्या होते हैं? पंचायत समिति व उसकी कमेटी की बैठकों को सुनिश्चित करता है। अध्यक्ष व सदस्यों के बजट निर्माण की स्वीकृति की सूचना देता है। देखिए आप इसकी एक एक करके जो है वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर हमें ज़्यादा समय खराब करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपने ले लिया तो। पंचायत समिति की बैठकें, ये देखिए दोस्तों, अपने कार्य के संपादन के लिए पंचायत समिति प्रति वर्ष कम से कम 6 बैठकें करेंगी। देखिए ग्राम सभा की भी पढ़ी हमने, पंचायत की भी पढ़ी और पंचायत समिति की पढ़ रहे हैं, तो कितनी 6 बैठकें करेंगी तथा 2 बैठकों के बीच 2 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बैठक व एजेंडा अध्यक्ष की सलाह से
कार्यकारी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा, कार्यकारी अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। जबकि ग्राम पंचायत में क्या था दोस्तों, ये कौन तैयार करता था, ग्राम सचिव तैयार करता था। इस सदस्यों के निवास स्थानों पर रजिस्टर्ड पत्र व अन्य तरीकों द्वारा भेजा जाएगा, रजिस्टर्ड पत्र व अन्य तरीकों द्वारा इनके मेंबरों के घर में ये भेजा भी जाया जाएगा एजेंडा। जो ही समिति द्वारा प्रत्येक मुद्दे के निपटान किया जाएगा, बैठक की कार्यवाही को लिखा जाएगा, धारा 60 व 62 में दिए गए प्रावधान के सिवाय। तो ये देखिए दोस्तों, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर इसको ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पेपर आपका नज़दीक हो तो आप ज़रूर से ज़रूर पढ़े। ये समिति, पंचायत की समिति देखिए, सामान्य समिति, वित्त लेखा योजना समिति, तो इसके बारे में ये जो कुछ दिया हुआ है आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए दोस्तों। साथ के साथ समितियों के कार्य, तो यहाँ से अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये क्या है, यहाँ पर समझने का ज़्यादा नहीं है, ये थ्योरी टाइप में ज़्यादा है। सामाजिक न्याय कृति के कार्य, यहाँ से भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो सामाजिक न्याय समिति में देखिए कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई है। हरियाणा में कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है, पंचायत समितियों की संख्या दोस्तों 126 है। और हरियाणा का पंचायत भवन का निर्माण कहाँ पर हुआ, चंडीगढ़ सेक्टर 28 में। तो ये जो फैक्ट है दोस्तों, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये चीज़ें आपसे पेपर में नहीं पूछी जाएंगी, लेकिन ये चीज़ें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो पूछी जाएंगी आपसे कि कितनी पंचायत समिति हरियाणा में 126 है। और हरियाणा का पंचायत भवन कहाँ पर है, चंडीगढ़ सेक्टर 28 के अंतर्गत है। उसके बाद आगे हमारा जिला परिषद, क्या आ गया दोस्तों, जिला परिषद। तो जिला परिषद में पंचायती राज अधिनियम की धारा 119 के तहत, देखिए पंचायती राज अधिनियम की धारा 119 के तहत जिले के वार्ड में से निर्वाचित सदस्य, जिले के वार्ड में से निर्वाचित सदस्य, जिले में पंचायत समिति के सभी अध्यक्ष, पदेन सदस्य, लोकसभा व हरियाणा के वे सदस्य जिनका क्षेत्र जिला की सीमा में हो, पदेन सदस्य होते हैं। जिला परिषद के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा अपने में से चुने हुए अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिला परिषद के अध्यक्ष होते हैं। सभी पदेन सदस्यों को बैठक में वोट देने का अधिकार अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव व निष्कासन के अलावा है। तो ये जिला परिषद के बारे में ध्यान में रखना है। जिला परिषद के कार्य व अधिकार, तो जिला परिषद जिलों में पंचायत समिति के कार्यों का समन्वय और निगरानी करेगी। तो ये दोस्तों उससे ऊपर की संस्था हो गई। पंचायत समिति की विकास योजनाओं का समन्वय करेगी। जिले में 2 या उससे अधिक पंचायत समितियों के तहत कार्यों, परियोजनाओं या अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करना उद्देश्य है। अधिनियम, पंचायती राज अधिनियम के अनुसार धारा 102 के तहत पंचायत समितियों के बजट को जांचना और मंजूरी देना, सरकार की ओर से मिले काम को सुचारू रूप से चलाना और पंचायती समितियों को तकनीकी सलाह देना। अध्यक्ष की भूमिका देखिए क्या है, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक आपने ले लिया हो, उसके बाद देखेंगे आपातकालीन स्थिति में जनता की भलाई के लिए, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। उपाध्यक्ष की भूमिका क्या होगी, देखिए अध्यक्ष की अनुपस्थिति में जिला परिषद के बैठक की अध्यक्षता और संचालन कौन करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। अध्यक्ष की अनुपस्थिति अथवा अध्यक्ष के चुनाव न होने पाने की स्थिति में अध्यक्ष की भूमिका भी कौन निभाएगा, उपाध्यक्ष निभाएगा। उसके बाद है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की भूमिका। पंचायती राज अधिनियम 1994 व अन्य कानूनों के तहत सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करना, जिला परिषद के अधिकारियों व कर्मचारियों के कर्तव्य निर्धारित करना, उनके कार्यों की निगरानी करना। तो ये भी देखिए कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट से है, आप इसके ऊपर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ से ले लिया हो दोस्तों आपने। तो देखिए यहाँ पर आगे हम बैठक, देखिए प्रत्येक जिला परिषद फार्म 5 में एक हाजिरी रजिस्टर रखेगा भाई, फार्म 5 में एक हाजिरी रजिस्टर रखेगा भाई प्रत्येक जिला परिषद। ये ध्यान रखना आपको, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या करेगा, एक हाजिरी रजिस्टर रखेगा जिसमें बैठक की तिथि, विवरण सहित सदस्यों, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, उपप्रधान जैसी स्थितियों के नामों को दर्शाया जाएगा। जिला परिषद की सभी बैठक आम सदस्यों के लिए खुली रहेगी, आम सदस्य उनके अंदर जा सकते हैं। यदि कोई ऐसा मामला जिसका प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक हित किसी सदस्य से संबंधित है बैठक में विचारार्थ आए, तो ऐसे मामले पर वह सदस्य बैठक में परिचर्या करेगा, वह नहीं अपने मत का प्रयोग करेगा।
सभापति ऐसे सदस्यों को मत देने से अथवा परिचर्या में भाग लेने से मना कर सकता है अथवा वह ऐसे सदस्य को स्वयं परिचर्चा के दौरान अनुपस्थित रख सकता है। तो ये देख लीजिए, साधारण बैठक में कम से कम 10 दिन पहले और विशेष बैठक में कम से कम 47 दिन पहले तिथि, समय, एजेंडा जिला परिषद के प्रदेश सदस्य को भेजा जाएगा। कोरम सामान्य बैठक में 1/3 और विशेष बैठक में उपस्थित सदस्यों की आदि होगी। कोरम का मतलब ये है कि इतने सदस्य तो उपस्थित होने ही होने चाहिए। उसके बाद आगे, जिला परिषद की बैठक उपस्थित सदस्यों के बहुमत की सहमति से किसी अन्य जिलों के लिए स्थगित की जा सकती है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। उसके बाद आगे, जिला परिषद की कमेटियां, तो अब यहाँ से भी इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो दोस्तों। तो यहाँ से आपने अगर स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे देखिए, सामुदायिक परिस्थितियों का प्रबंधन, तो ये यहाँ पर भी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये देखिए बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर है और इतना डिटेल में हम अभी नहीं कर सकते। जब पेपर पास होगा तो यहाँ से आपको सिर्फ फैक्ट जो है वो उठा लेने हैं। ठीक है, आप क्या करेंगे, आपको सिर्फ फैक्ट उठा लेने हैं। तो यहाँ से भी आपने ले लिए। तो अब देखिए, अब आ गया दोस्तों हमारा हरियाणा पंचायती राज्य अधिनियम 1994। तो इसके अंदर देखेंगे हम कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए, ग्राम पंचायत की चल तथा अचल संपत्ति तथा उसके रिकॉर्ड की जिम्मेदारी सरपंच की है, धारा 16 के अंतर्गत। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ग्राम पंचायत की चल और अचल संपत्ति और उसके रिकॉर्ड की जिम्मेवारी किसकी है भाई, सरपंच की है। सार्वजनिक भूमि से नाजायज कब्जा हटाना ग्राम पंचायत का कार्य है व कर्तव्य है, धारा 21 के अंतर्गत। ग्राम पंचायत सार्वजनिक जगह से कब्जा हटाने में सक्षम है, किस धारा से, धारा 24 के अंतर्गत। सरपंच या पंच ग्राम पंचायत की संपत्ति के नुकसान का जिम्मेदार होगा दोस्तों, धारा 53 के अंतर्गत। अन्य व्यक्ति ग्राम पंचायत की नुकसान पहुंचाने का जिम्मेवार होगा तो धारा 54। सरपंच या पंच पहुंचाएगा तो धारा 53, अन्य व्यक्ति तो धारा ये 54। पंजाब सामलात देह अधिनियम, सरकार आधिकारिक सूचना जारी करके सामलात को 20 साल के लिए ले सकती है। नाजायज काबिज के बेदखल कर सकता है, धारा 7 के अंतर्गत। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। विशेष उद्देश्य के लिए सामलात का उपयोग, सामलात भूमि देखा होगा दोस्तों, आपने सुना होगा कि जो सामलात भूमि होती है वो पंचायत की भूमि होती है और विभिन्न उद्देश्यों के लिए सामलात का उपयोग किया जा सकता है नियम 3 के अनुसार। और खेती योग्य जमीन पर को 2 साल के पट्टे के लिए दिया जा सकता है, नियम 6 के अंतर्गत। नियम 6 के अंतर्गत। हरियाणा में मास्क न पहनने पर चालान करने की पावर पुलिस के अलावा और किसके ऊपर है दोस्तों, ग्राम सेवक, पटवारी और कानूनगो को भी दी गई। हरियाणा राज्य के सभी गांवों को सैनिटाइज करवाने के लिए ग्राम पंचायत को कितनी राशि दी गई, 15,000 रुपये की राशि दी गई। देश में पहली बार ईवीएम का प्रयोग कब हुआ था भारत देश में, 1982। पारुल जो स्थान है वहाँ पर केरल के अंदर, केरल विधानसभा में यूज हुई थी। ईवीएम मशीन से सभी विधानसभा में चुनाव कब हुए थे, तो 1999 में गोवा में। पंचायती राज चुनाव में ईवीएम का प्रयोग करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है, हरियाणा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज चुनाव में। देश में एक साथ 2004 में 14वीं लोकसभा में ईवीएम का प्रयोग किया गया। पंचायती राज क्यों व कैसे नायक पुस्तक किसने लिखी, बनारसी दास गुप्ता ने। ये क्वेश्चन हम पहले ही कर चुके हैं कि हरियाणा के जींद जिले के बीबीपुर गांव के सरपंच है सुनील जागलान ने बेटी विद सेल्फी पुस्तक लिखी। तो ये फैक्ट वाले क्वेश्चन थे दोस्तों, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपसे डायरेक्ट पूछे जाएंगे। बाकी मैंने ऊपर जो आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला है वो थ्योरी के क्वेश्चन है, वहाँ से पूछे जाने की संभावना है। देखिए, हरियाणा पंचायती राज के चुनाव के तथ्य देखेंगे हम। पहली पंचायत ग्राम पंचायत एक्ट 1952 पंजाब अधिनियम की। पंचायत का कार्यकाल जो था जब उस समय था दोस्तों 3 साल का था। पंच मिलकर सरपंच का चुनाव करते थे, वह सरपंच को हटा देते थे। प्रशासन 3-4 शिक्षकों की टीम बनाकर चुनाव के लिए भेजते थे, कोई वार्ड नहीं था। खास बात, एक ही प्रभावशाली परिवार के लोग जो थे वो पंच और सरपंच बनते थे। तो देखिए दोस्तों, ये पहली पंचायत में ये काम होते थे। उसके बाद पहला बदलाव 1963 में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट के तहत कार्यालय 5 साल का कर दिया गया। तो ये कार्यालय 5 साल का कर दिया गया, 1963 में पहला बदलाव किया गया और सरपंच का चुनाव जो है दोस्तों वो सीधा ही होने लगा। दूसरा बदलाव 1971 में बंसीलाल सरकार में हुआ, पंचायत को सरपंच चुनने का अधिकार दिया गया और कार्यकाल 5 साल का रहा, अब लोगों के पास पावर चली गई। तीसरा बदलाव हुआ दोस्तों 1978 में
देवीलाल सरकार ने सरपंच का चुनाव सीधा मतदाता को अधिकार दिया। पंचायत में एक महिला सदस्य की अनिवार्यता कर दी। भाई एक महिला सदस्य तो होनी चाहिए, चाहे वो पंच हो चाहे सरपंच हो। चौथा बदलाव कब हुआ दोस्तों? 1981 में भजनलाल सरकार ने कार्यकाल घटाकर फिर से 3 साल कर दिया था, लेकिन अभी फिर से कितना हो गया? 5 साल। हरियाणा के कुछ प्रशासनिक आंकड़े देखते हैं दोस्तों। हरियाणा में टोटल 6 मंडल है, 22 जिले हैं। ब्लॉक की बात करें तो 142 है, जिला परिषद 21, पंचायत समिति 126, ग्राम पंचायत 197, गाँव की संख्या 7652, सरपंच के पद 6188, चुने गए 6197, पंच 60,436, जिला परिषद 374 और पंचायत समिति जो सदस्य है वो है 2772। कितने? 2772। और जिला परिषद के सदस्य कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 374। तो ये कुछ फैक्ट है दोस्तों, याद रखने हैं। हालांकि देखिए इन डाटों में बदलाव भी होता रहता है, वो आपको ध्यान रखना है। नेशनल पंचायत अवार्ड देखते हैं। दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार सभी राज्यों में से अच्छा काम करने वाली पंचायत को दिया जाता है। कौन सा? दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार आर्थिक सामाजिक विकास में भागीदारी देने वाली पंचायत को दिया जाता है। नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट प्लान अवार्ड, ये देखिए ये किसे दिया जाता है? GPDPA राज्य या केंद्र शासित स्तर के मॉडल को प्रभावी रूप से लागू करने वाली पंचायत को दिया जाता है। चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत अवार्ड CFGPA के दौरान बाल विकास कार्यक्रम के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। हरियाणा में वर्तमान समय में दोस्तों देखते हैं 28, 30 जनवरी व 3 फरवरी को छठा आम चुनाव होना था, लेकिन दोस्तों वो नहीं हो सका कोरोना के कारण। देखिए बढ़ता गया और ये अभी तक हुआ ही नहीं है। देखिए ये हरियाणा पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ये छठा चुनाव होगा दोस्तों, क्योंकि देखिए पहले 1994 में बना था, तो 1994 से आप कैलकुलेट करेंगे तो ये छठा नंबर आएगा। 94 से 99, 99 से 4, आपका 4 से आपका फिर 9, 9 से फिर आपका 14, उसके बाद 16 से 21। तो इस प्रकार से जो है अभी छठवां आम चुनाव होगा, ये भी ध्यान रखना है। तो उसके बाद देखिए एक ये यहाँ पर है कि विभिन्न राज्यों में पंचायती स्तर देखिए तो एक स्तर ये है जिसमें ऐसे राज्य जिनके अंदर केवल ही ग्राम पंचायतें हैं, तो वो केरल, त्रिपुरा, सिक्किम, मणिपुर, जम्मू कश्मीर। यहाँ पर क्या है? सिर्फ दोस्तों ग्राम पंचायतें हैं, यहाँ पर ये पंचायत की समिति नहीं है और ना ही यहाँ पर जिला परिषद है। उसके बाद देखेंगे द्विस्तरीय स्तरीय कहाँ पर है? ग्राम पंचायत और पंचायत समिति, वो मतलब जहाँ पर असम में, कर्नाटक में, उड़ीसा में, पुदुचेरी और दिल्ली में। त्रिस्तरीय कहाँ पर है? त्रिस्तरीय मतलब पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। यहाँ पर जो 4 त्रिस्तरीय है, तो हरियाणा में कितनी है? त्रिस्तरीय है, ध्यान रखना। 4 स्तरीय कहाँ पर है दोस्तों? मैंने आपको पहले ही बताया था, पश्चिम बंगाल में। ग्राम पंचायत, अचल पंचायत, आंचलिक परिषद, जिला परिषद। और जनजातीय परिषद कहाँ पर है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनजातीय परिषद मेघालय, नागालैंड और मिजोरम के अंदर है, ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों। और अब दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कहाँ पर पंचायत समिति के नाम, कहाँ पर किस किस चीज़ को क्या क्या कहा जाता है। तो हरियाणा के अंदर बात करें तो पंचायत समिति को पंचायत समिति ही कहा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 243A में ग्राम सभा का प्रावधान है। अनुच्छेद 243B में ग्राम पंचायत का गठन है। वह 243C में चुनाव का प्रावधान है। वह अनुच्छेद 243D में आरक्षण है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं दोस्तों एग्जाम के लिए। अब ई पंचायत परियोजना है, यहाँ पर कुछ ज़्यादा पढ़ने का नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। मैं देता हूँ आपको 2-2, 3-3 सेकंड। इसका स्क्रीनशॉट हो गया हो तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है पढ़ने का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लिया तो अब यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। यहाँ पर ज़्यादा पढ़ने का नहीं है दोस्तों, ज़्यादा पढ़ेंगे तो दिमाग भी ख़राब होता है। तो कोशिश ये करो कि थ्योरी एक बार ज़रूर से ज़रूर पढ़ो, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है ज़्यादा से ज़्यादा कि फैक्ट जितने भी है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखने हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों ये ग्राम सचिव का जितना भी पेपर था, जितना भी टॉपिक था, वो सारा का सारा हमने कवर कर लिया है। बहुत सारी धाराएं हमने याद कर ली है, ग्राम सचिव के कर्तव्य हमने याद कर लिए हैं, किस किस स्तर पर क्या होता है वो सारी चीज़ें हमने देख ली है दोस्तों।
तो अभी आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दे दोस्तों, और इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की हेल्प हो सके। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट क्लास में। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारनी है, ये क्लास 2 से 3 बार आप पढ़ो, इसको सेव करके पढ़ो, पार्टों में पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, 2 से 3 बार पढ़ो। यही जो क्लास है दोस्तों आपका ग्राम सचिव के एग्जाम में सिलेक्शन करवाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, बाय बाय।